सीबीआई जांच क्या होगी, इसको लेकर अभी से आपके मन में संदेह है। सीबीआई जांच किन बिंदुओं को लेकर होगी, सीबीआई जांच की फाइंडिंग्स क्या होंगी, उसके बाद कार्रवाई का स्तर क्या होगा, ये बहुत सारे अभी सवाल हैं जिनका जवाब आना बाकी है। और पॉलिटिकल एडवांटेज डिसएडवांटेज को देखते हुए हमारे लोगों ने भी कहा सीबीआई जांच करा लीजिए। सीबीआई जांच हो गई। आप व्यक्तिगत तौर पे इसके पक्ष में नहीं, लेकिन पर्सनली मेरा ये मानना था कि हमको अपनी एजेंसीज पे भी विश्वास करना चाहिए। जो छात्र धरने पे बैठे थे उनसे बेटर कम्युनिकेट किया जा सकता था। जो लोग धरने पे बैठे थे, जिन इशूज को लेकर बैठे थे, उसमें भी दो तरह के लोग हो सकते हैं। कुछ लोग तो इनोसेंट लोग हैं जो चाहते, जिनको लगा कि भाई पेपर लीक हो गया, बड़ी घटना हो गई, आगे हमारा क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसे भी कुछ छात्र रहे होंगे जो मैं समझता हूँ। लेकिन जो लीडिंग रोल में थे, क्या एक परीक्षा देते हैं, क्या इन्होंने कोई परीक्षा देनी है, क्या इन्होंने कोई एग्जाम क्रैक किया है क्या? तो मान लीजिए वो परीक्षा नहीं दे रहे, इसका मतलब ये थोड़ा ना छात्रों के पक्ष में आवाज बिकॉज़ वो भी तो उसी सिस्टम से बाहर निकले। मैं कब मना कर रहा हूँ, छात्रों पक्ष में तो हम भी खड़े हैं। आपने इन आंदोलनकारी छात्रों को कन्विंस क्यों नहीं किया कि साहब हमारे पास इतना बड़ा डेटरेंट है, आप हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को मौका दीजिए, हम इस कठोर कानून के तहत इन सब पे कार्रवाई करेंगे जो भी इसमें इन्वॉल्व है। ये होना चाहिए था, अब नहीं हो पाया होगा। जो लोग उनके साथ कनेक्शन में थे, कॉन्टैक्ट में थे, जो बातचीत कर रहे होंगे, उनको कन्विंस करना चाहिए। लेकिन वो कन्विंस होते नहीं। मैं बता रहा हूँ आपको, इस पूरे मूवमेंट में एक एजेंडा भी साथ साथ चल रहा है। मैं आज कांग्रेस को कन्विंस करना चाहूँ, क्या हो जाएंगे? एक छोटे से स्टेट में इतनी सारी सीबीआई जांच होना। उससे पहले आप जाइए, आप 2002 में जब एनडी तिवारी जी की सरकार थी, उस समय भी एक घोटाला हुआ था प्रदेश के अंदर, पटवारी भर्ती घोटाला हुआ था। उसमें हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई जांच हुई थी, जिसमें कि पौड़ी डीएम एसके लांबा वो बाकायदा बर्खास्त तक हुए थे। और समय समय पर इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं। ये घटनाओं का क्रम चल रहा है, जिन लोगों के कारण ये सब हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड शर्मसार हो रहा है, ऐसा मेरा मानना है। बिंदाल और रिस्पना को इंक्रोचमेंट से आज तक हम क्यों नहीं दूर कर पाए? आप कभी भी देखना, जहां इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा होंगी, डेवलपमेंट प्रोसेस चल रहा होगा, वहां पर स्लम्स डेवलप होते हैं। स्लम्स भी इंडिकेटर है, बहुत बड़े इंडिकेटर है। देहरादून में रोजगार के ऑप्शंस बढ़े, अवसर बढ़े, तो स्लम्स डेवलप हुए। लोग रोजगार की तलाश में आते हैं, उसके बाद जब उनको नहीं मिलता कहीं झोपड़ी डाल के बैठ जाते हैं। आप ये मत देखिए कि ये गरीब लोग और कब्जा करके बैठ गए, ये आपके इंडिकेटर है। इसके बाद देहरादून ने प्रोग्रेस की है, प्रोग्रेस आपके सामने है। आपको ऐसा लगता है कि एज ए सीनियर मेंबर और इतना राजनीतिक अनुभव, आपको जो जिम्मेदारी मिलनी चाहिए थी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई, ये एक आपकी नाराजगी की? ऐसा नहीं है, मैंने बहुत जिम्मेदारी से काम किया। देहरादून में 2 बार का मेयर रहा हूँ, 1 बार मैं अध्यक्ष रहा हूँ, सभासद रहा हूँ, 2 बार का विधायक हो गया हूँ। ये छोटा पोर्टफोलियो नहीं है। बिल्कुल संतोष करने के लिए पर्याप्त है मेरे पास कि मैंने जितना काम किया, मुझे मेरी पार्टी ने उतने अवसर दिए और मैंने उसमें काम किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा पॉडकास्ट। मैं हूं रमेश भट्ट। हमने बहुत ही खास मेहमान को आज अपने पॉडकास्ट में आमंत्रित किया है, जिन्होंने हाल ही में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि पेपर लीक में सीबीआई जांच होना उत्तराखंड की एक तरह से हार है। उनका अच्छा खासा राजनीतिक अनुभव है, वो 2 टाइम मेयर रह चुके हैं, दूसरा टेन्योर उनका है एज ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में विधायक के रूप में है। विनोद चमोली जी, आपका बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। जब मैंने आपका ये स्टेटमेंट सुना, मुझे थोड़ा बात ने चौंकाया कि इससे आपका मंतव्य क्या है कि पेपर लीक में सीबीआई जांच के आदेश होना या सिफारिश होना एक तरह से उत्तराखंड की हार है। आप कहना क्या चाहते थे? देखिए, सबसे पहली बात तो हमको देखना पड़ेगा कि आखिर हम उत्तराखंड के लोग, हमारी साख क्या है। हमारी साख है हमारी ईमानदारी, हमारी साख है हमारी देशभक्ति, हमारी साख है हमारी फिजिकल पावर, जो ताकत हमारे अंदर है। ये सारी चीज़ें हमारी साख में आती हैं और इसीलिए हम लोग देवभूमि कहे जाते हैं, या देवताओं का वास कहा जाता है। देवतुल्य लोग हमें कहते हैं। पूरे देश के अंदर हमारा मान सम्मान इस नाते है कि हम उत्तराखंड के लोग हैं। जब उत्तराखंड के खिलाफ कोई सीबीआई इंक्वायरी बैठती है तो विषय थोड़ा हटके हो जाता है, क्योंकि इशू सिर्फ इतना नहीं रहता पेपर लीक का मामला। आखिर किसके खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी बैठी है? उत्तराखंड में बैठी है। उत्तराखंड में इस तरह का कृत्य हुआ है कि जिसके खिलाफ उत्तराखंड शर्मसार हुआ है। कहीं ना कहीं हमारे साख गिरी, हम पर जो लोगों का फेथ है वो गिरा है। तो अगर लार्जर इंटरेस्ट में हम देखें और हम अपने आप को सिर्फ इस सिस्टम से बाहर ले आएँ और उत्तराखंड के बारे में अगर विचार करें, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की साख गिरी है। और जब मेरी साख गिरती है तो मैं उसको अपनी हार मानता हूँ। बट सर, ये कोई पहली बार नहीं हुआ। आप बागवानी विषय में बवेजा प्रकरण को देखिए, सीबीआई जांच हाई कोर्ट ने की। उसके अलावा आप पाखरो रेंज घोटाले की बात करें, जहां पेड़ काटे गए थे, उसकी सीबीआई जांच हुई। तो एक छोटे से स्टेट में इतनी सारी सीबीआई जांच होना। उससे पहले आप जाइए, आप 2002 में जब एनडी तिवारी जी की सरकार थी, उस समय भी एक घोटाला हुआ था प्रदेश के अंदर,
पटवारी भर्ती घोटाला हुआ था, उसमें हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई जांच हुई थी, जिसमें कि पौड़ी डीएम एसके लांबा वो बाकायदा बर्खास्त तक हुए थे और समय समय पर इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं। तो ये घटनाओं का क्रम चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे हमारा चरित्र भी उजागर हो रहा है, जो हमारी धरोहर रही है अभी तक। जब इस पर बट्टा लगेगा, जिन लोगों के कारण ये सब हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड शर्मसार हो रहा है, ऐसा मेरा मानना है। ये मेरा मत हो सकता है, वो लोग इसे सहमत न भी हों, लेकिन मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं इस मिट्टी से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, मैं कहीं ना कहीं इस मिट्टी के लिए काम कर रहा हूँ। तो मेरा ये मानना है कि इस तरह के जो घटनाक्रम हो रहे हैं और जिस तरह से सीबीआई यहाँ पर जांचें कर रही है, जिस तरह से हमारे बारे में लोगों के ओपिनियन थे पूरे देश के अंदर, वो लोग ओपिनियन बदल रही है धीरे धीरे करके, बदलेगी। जब बहुत सारी जांचें होंगी, इस तरह के बहुत सारे मामले सामने आएंगे, तो लोग कहेंगे साहब ये तो भ्रष्ट लोग हैं, बेईमान लोग हैं, इनकी स्टेट में तो रोज ही सीबीआई घुसी रहती है। वो स्पेस भी तो हम ही दे रहे हैं ना चमोली साहब, निश्चित दे रहे हैं। अगर हम हॉर्टिकल्चर स्कैम नहीं करते, अगर हम पाकरो स्कैम नहीं करते, अगर ये पेपर लीक प्रकरण बार बार नहीं होते, तो हमने स्कोप दिया है ना। हमारे चरित्र पर बात आ गई ना, इन चंद लोगों के कारण जो अपना काम ठीक प्रकार से नहीं कर रहे हैं या जिनकी प्रायोरिटीज कुछ और हैं। उत्तराखंड की साख, उत्तराखंड बेहतर कैसे बने, बेहतर कैसे चले, आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर क्या किया जा सके, इससे इतर इनकी प्रायोरिटीज़ हैं। जो अपना राजनीति प्रायोरिटी है, किसी का अपने आप को धनाढ्य बनाना है, वो भी प्रायोरिटी हो सकता है। इस तरह की जो प्रायोरिटीज़ हैं, इस तरह की जो इनके कारण उत्तराखंड डिरेल हो रहा है मेरा। बट चंद लोग आपने पॉइंट आउट किया, चंद लोग, थोड़ा आप स्पेसिफिक हो सकते हैं, चंद लोग कौन है? इन जनरल अगर आप बात करेंगे तो ये तो है नहीं कि पूरे उत्तराखंड की जनता ही भ्रष्ट हो गई, ये तो संभव नहीं है। इस उत्तराखंड की जनता में बहुत सारे लोग हैं जो पूरे देश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन इसमें जब आप जांच के दायरे में जाएंगे तो चंद लोग ही तो पकड़ में आएंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि सबके सब इस काम में लगे हुए, लेकिन इन कुछ लोगों के कारण पूरे उत्तराखंड की साख को बट्टा लग रहा है, ऐसा मेरा मानना है। बट सर, आप मानते हैं कि अभी 3 इन्वेस्टिगेशन 2 इन्वेस्टिगेशन के लिए राज्य सरकार ने बोला, तीसरी की सिफारिश की है। एक एसआईटी है, दूसरा इंक्वायरी कमीशन है जस्टिस ध्यानी के नेतृत्व में, तीसरा सीबीआई जांच की सिफारिश हुई है। आप क्या मानते हैं, साइमल्टेनियसली तीनों जांचों को चलना चाहिए? आज की डेट में जो पेपर लीक वाला मामला चला है और इसमें जो सीबीआई जांच की बात आई है, आखिर सीबीआई किन बिंदुओं पर जांच करेगी और कहां से कहां तक जांच करेगी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है। क्योंकि अगर हम नरेंद्र तिवारी वाला एपिसोड छोड़ भी दें, क्योंकि उसमें काफ़ी समय हो गया, 2015 के बाद से लगातार इस तरह के घटनाक्रम होते चले आए। 15-16 में भी इस तरह के घटनाक्रम हुए, जिसमें पटवारी भर्ती घोटाला, दरोगा भर्ती घोटाला, इस तरह का। हरीश रावत जी, और केवल यूके ट्रिपल एससी की, यूके पीएससी भी शामिल है, पीसीएस भी शामिल है उसमें, उसमें आपका लोकसेवा आयोग भी शामिल है, जो बड़े स्तर की नियुक्तियां हुई हैं। 2015-16 से लेके उस समय घटनाक्रम हुए। उसके बाद जब त्रिवेंद्र जी की सरकार आई तो हमको एक परीक्षा रोकनी पड़ी, उसके बाद फिर दोबारा करानी पड़ी, जिसमें कि फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा थी, वो दोबारा करानी पड़ी। 21-22 में फिर ये मामले सामने आए तो हमारी एसआईटी बनी, हमने एक टास्क फोर्स बनाई, जिसमें 100 से अधिक लोगों को हमने जेलों में भी डाला, जिसमें RBS रावत जैसे जो कद्दावर लोग थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, उन तक को जेल जाना पड़ा, जो कि सरकार के सलाहकार भी रहे मुख्यमंत्री के, वो भी हमने कार्रवाई की। उसके बाद 2023 में हम एक सख्त कानून बनाकर भी लाए। उस कानून के बनने के बाद भी फिर ये घटना घट गई। तो इसका मतलब क्या है कि केवल कानून से काम नहीं चलने वाला। अभी सीबीआई को एक तो दायरा देखना पड़ेगा, किस दायरे में जाना है। आपका अपना मत क्या है? मेरा मत तो 15-16 से फिर स्टार्ट होना चाहिए। आप कह रहे हैं इंटीग्रेटेड वे में पूरा कार्रवाई। एक बार पोस्टमार्टम हो जाए ना, हाँ, एक बार पोस्टमार्टम हो जाए, अब जो कार्रवाइयां होंगी वो नए कानून के तहत होंगी। और हमने एक सख्त कानून बनाया हुआ है, जिसमें कि 10 करोड़ तक का अर्थदंड हमने रखा है, और हमने आजीवन कारावास तक की व्यवस्था रखी है। तो कानून क्या करता है, कानून जब लागू होता है और उसके बाद जब सजा मिलती है तो वो दूसरे लोगों को डिस्करेज करता है ऐसे काम करने की। एक डेटरेंट की भूमिका निभाता है। कानून यही करता है ना। बिल्कुल सही बात। तो जब उनको बड़ी सजाएं होंगी और बड़े उसमें निर्णय होंगे और कानून अपना काम करेगा, तो आने वाले समय पर उसका जो है इम्पैक्ट जाएगा, लोग ऐसा काम करने में डरेंगे। लेकिन ये तब होगा ना जब आपका जो कानून है वो आपका स्टेट स्पेसिफिक कानून है। उस स्टेट स्पेसिफिक कानून में कार्रवाई सिर्फ आपकी राज्य की एजेंसी कर सकती है। ठीक है ना। तो फिर यहां पर एक डिफरेंशिएट होता है कि सीबीआई तो अपने तरीके से जांच करेगी, सीबीआई अपनी जांच करेगी, लेकिन सीबीआई की जांच का नोटिस लेते हुए हम उस पर अपनी कार्रवाई करें। बट साइमल्टेनियसली तो नहीं हो सकता ना, जब तक सीबीआई कंक्लूड ना कर दे अपनी जांच को। उसमें एक समस्या और आने वाली है, जो आप तो यहीं तक बोल रहे हैं, मैं इससे आगे बता रहा हूँ। जब सीबीआई की जांचें चलेंगी तो मेरे को अभी ये भी अप्रेंशन है कि हमारा जो आगे नियुक्तियों का कैलेंडर है, 10,000 नियुक्तियां हम और करने वाले हैं, तो क्या ये सबके सब
और रुक जाएगी क्या? देखिए टेक्निकली तो नहीं होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली जो है ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारी चीजें सीज हो जाएंगी। कहता रहो सारी चीजें सीज होंगी, फिर उसकी जांचें चलेंगी, और सारे जो ऑफिसर जो इंप्लीमेंट कराते हैं इस पूरे प्रोसीजर को, उनकी जांच वो इसमें लग जाएंगी। हाँ। दूसरा क्या है कि जो अभी तक की नियुक्तियां हुई हैं 15 से लेकर अब तक, जो लगभग 37,000 नियुक्तियां हम बताते हैं, जिसमें अगर हम यूपीएससी छोड़ दें अगर, तो तब भी जाके कम से कम 30,000 नियुक्तियां बैठेंगी। तो वो सारी नियुक्तियां जब जांच के दायरे में आएंगी, उसका क्या इम्पैक्ट जाएगा? आप कह रहे इन सब मापदंडों को ध्यान में रख के हमें सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं करनी चाहिए थी, हमें स्टेट स्पेसिफिक रहना चाहिए था और इसी एग्जाम को हम देखते। मेरा ये मानना है। अब इसमें ये बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि इस समय जो वातावरण बना हुआ है, जिस तरह से यूथ सड़कों पर आया या उन्होंने ये विषय उठाया, तो सीबीआई जांच की मांग की, यहाँ तक कि उनके एग्रेसिवनेस को देखते हुए और पॉलिटिकल एडवांटेज डिसएडवांटेज को देखते हुए हमारे लोगों ने भी कहा सीबीआई जांच करा लीजिए, राइट? सीबीआई जांच हो गई। आप व्यक्तिगत तौर पे इसके पक्ष में नहीं थे? लेकिन पर्सनली मेरा ये मानना था कि हमको अपनी एजेंसीज पे भी विश्वास करना चाहिए। बट हमारी एजेंसीज ने अपनी साख गवाई है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप अगर पहला केस देखेंगे जब 21-22 का हुआ था, तो ये मेरी एजेंसी थी जिसने आरबीएस रावत जैसे को जेल भेज दिया। ये मेरी एजेंसी थी जिसने 100 से अधिक लोग निकाले इसमें से, जिनको जेल किया गया। ये तो मेरी एजेंसी ने किया। ये आपकी एजेंसी थी जिसने आरएमएस जैसी कंपनी जो पूरे खेल में इन्वॉल्व थी उसका कुछ नहीं किया। ये आपकी एजेंसी थी 200 से 250 बच्चे जिन पे नकल करने का आरोप था, उनको चार्जशीट नहीं किया गया, हाईकोर्ट से उन्हें राहत मिल गई, वो दोबारा एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं। हाईकोर्ट से राहत मिली ना सर, क्योंकि चार्जशीट में नाम ही नहीं था। हमने नहीं दिया सर, चार्जशीट में नाम नहीं था, हाईकोर्ट ने पूछा जब चार्जशीट में है ही नहीं, आरोप है ही नहीं, तो फिर आप किसको कैसे बात कर सकते हैं? इश्यूज होने चाहिए थे ना। आपने सीबीआई की जो आज तक जांच हुई, क्या उसको देखा है? क्या व्यापम घोटाले में सीबीआई जांच हुई मध्य प्रदेश के अंदर, उसका रिजल्ट क्या है आप बताइए ना मुझे। बिहार में सीबीआई जांच हुई, आज भी लड़के सड़कों पर है, उससे क्या रिजल्ट आया? राजस्थान में क्या रिजल्ट आया? गुजरात में क्या रिजल्ट आया? केरल में आज भी मांग हो रही है, सीबीआई इंक्वायरी अभी तक नहीं हो रही है, क्या रिजल्ट आया? आप क्या इसको ये मानते हैं कि सीबीआई की अगर इंक्वायरी हो गई तो उसमें रिजल्ट आएंगे या जस्टिस हो पाएगा, या वो सारे लोग सीटों के पीछे जा पाएंगे? संदेह है? बिल्कुल संदेह है मुझे। आप कह रहे हैं सीबीआई जांच क्या होगी, इसको लेकर अभी से आपके मन में संदेह है। सीबीआई जांच किन बिंदुओं को लेकर होगी, सीबीआई जांच की फाइंडिंग्स क्या होंगी, उसके बाद कार्रवाई का स्तर क्या होगा, ये बहुत सारे अभी सवाल हैं जिसका प्रश्न है जिनका जवाब आना बाकी है। बट सर, सीबीआई को आप बताएंगे ना कि आप, अब मान लीजिए केवल आप एक एग्जाम पे एक सिंगल व्यक्ति पकड़ा गया, तो सीबीआई कहेगी हम इतने छोटे से मामले की क्या इन्वेस्टिगेट? मैं वही तो कह रहा हूँ। या तो आप लार्जेस्ट कॉन्टेस्ट दिखाइए साहब। आप, मैंने आपको पहले कहा ना कि 15-16 से अब तक हम जाते हैं तो बात समझ में आती है कि एक बड़े लेवल पे इंक्वायरी जाएगी और उसमें फिर आगे चीजें निकलेंगी, और जब निकलेंगे तो उसमें देखा जाएगा किस तरह इस पर कार्रवाई हो। बट सर, अभी तो सिफारिश हुई है, डीओपीटी रिव्यू करेगा कि ये लायक है या नहीं है सीबीआई। अभी क्या, अभी तो एग्जामिन किया जाएगा ना। बिल्कुल। अब मान लो सिर्फ इस घटनाक्रम को लेकर हम सीबीआई को लेकर जाते हैं, तो इस घटनाक्रम में बहुत ज्यादा चीजें दिखाई नहीं पड़ रही हैं। जब उसको हम विजुअलाइज करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, तो घटनाक्रम बहुत ज्यादा दिखाई नहीं पड़ रहा। अभी तो सिर्फ घटनाक्रम ये है कि भाई वहां से पेपर आउट बाहर गया और उसको सॉल्व करके भेजना था, वो नहीं पहुंच पाया, और 2-3-4 लोग उसमें इन्वॉल्व है। अभी तो यही दिखाया गया ना, अभी तक तो यही आ रहा था। बिल्कुल सही। इसी यहाँ तो कोई नहीं बता पा रहा है। तो ये पेपर लीक हुआ, ये बात ठीक है। वो लीकेज मतलब एक शेल के अंदर चीज रहती है, वो अगर लीक हो तो लीकेज है। बिल्कुल सही बात है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो कोई, मैं समझता हूँ उसको डिबेट का कोई कारण नहीं है। और जो इन लोगों ने कहा कि साहब लीक नहीं, वो मैं नहीं मानता। लीकेज इज लीकेज, ज्यादा बड़ा हो चाहे छोटा हो, लीकेज इज लीकेज, ठीक है ना। क्राइम हाँ, क्राइम इज क्राइम। अपराध तो घटित हुआ है, नकल तो हो रही थी। अब हाईटेक टाइम है तो हाईटेक के तरीके से नकल होगी। पहले भी हम लोग तो कॉलेज में पढ़े हुए आए हैं, पहले नकल पड़ोसी करा देता था, कभी बाहर से पर्चा भेज देता था, तो इस तरह का पहले घटनाक्रम होते थे। अब तो हाईटेक माहौल हो गया, तो उन्होंने साहब स्क्रीनशॉट भेजा, वहां से हो गया, वहां से हो गया, आना था वो नहीं आ पाया, तो नकल का तरीका बदल गया। लेकिन लीकेज इज लीकेज, अपराध घटित हुआ ये मैं मानता हूँ। आपने एक बड़ी अच्छी बात की, अब जमाना बड़ा हाईटेक हो गया, तो आपको लगता है टेक्नोलॉजी इतनी अपग्रेड हो गई है, माफियाओं ने नए नए तरीके इजाद कर लिए हैं, वो हमसे 10 कदम आगे हैं, तो हमें हमारी तैयारी किस तरह की है, इसका आकलन हमेशा करते रहना चाहिए। बिल्कुल करते रहना चाहिए। और मेरा ये कहना है जो उसमें लूप होल है वो ये है कि जो सेंटर जब बनाया गया था तो उस सेंटर को प्रॉपर उसे कोऑर्डिनेट किया जाना चाहिए था, मेरा ये मानना है। और उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार, और जो लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तो उनको पेनलाइज किया जाना। क्योंकि सर यूके SSS पेपर अपना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सौंप देता है, उस पेपर को कंडक्ट करा के वो मैच शीट इनको सौंपनी होती है। भाई दो अलग अलग चीजें हैं। एक तो पेपर बनना,
पेपर मौके तक पहुंचना, और उसके बाद उस प्रीमिसेस के अंदर पेपर होना। एग्जैक्टली। तो उस प्रीमिसेस की जिसकी जिम्मेदारी थी, हाँ। क्योंकि ये तो नहीं बोल रहे कि उससे पहले से पेपर बाहर आ गया था, ये बोल रहे कि वहां से पेपर बाहर गया, ये तो बोला, अभी तक तो यही बोला जा रहा है, फाइंडिंग्स तो यही आ रही है। तो इसका मतलब उस सेंटर से गड़बड़ हुई है, तो उस सेंटर को कॉर्डन करने की जिम्मेदारी किसी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिन लोगों को पेपर की जिम्मेदारी दी गई थी, उन लोगों को ठीक करना चाहिए था। तो वो लोग इस समय मैं समझता हूँ टारगेट पे होने चाहिए, और कुछ लोगों को सस्पेंड वगैरह किया है। आप मानते हैं कि जो छात्र धरने पे बैठे थे उनसे बेटर कम्युनिकेट किया जा सकता था और उनको कॉन्फिडेंस दिलाया जा सकता था, आप हम पे विश्वास करिए, हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से इस इन्वेस्टिगेशन को कराएंगे और ये इंक्वायरी कमीशन एसआईटी मिलकर काम करें। जो लोग धरने पे बैठे थे, जिन इशूज को लेकर बैठे थे, उसमें भी दो तरह के लोग हो सकते हैं। कुछ लोग तो इनोसेंट लोग हैं जो चाहते, जिनको लगा कि भाई पेपर लीक हो गया, बड़ी घटना हो गई, आगे हमारा क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसे भी कुछ छात्र रहे होंगे जो मैं समझता हूँ। लेकिन जो लीडिंग रोल में थे, क्या एक परीक्षा देते हैं, क्या इन्होंने कोई परीक्षा देनी है, क्या इन्होंने कोई एग्जाम क्रैक किया है क्या? बट सर अगर मान लीजिए वो परीक्षा नहीं दे रहे, इसका मतलब ये थोड़ा छात्रों के पक्ष में आवाज नहीं उठाए, बिकॉज़ वो भी तो उसी सिस्टम से बाहर निकले। मैं कब मना कर रहा हूँ? छात्रों के पक्ष में तो हम भी खड़े हैं, छात्रों के पक्ष में तो हम भी खड़े हैं। धरने में नहीं, लेकिन मैं धरने में कैसे दिखूंगा? नहीं, आप धरने में जा सकते थे। नहीं, ऐसा आप कहते मैं पहले तो उत्तराखंडी हूँ, ये छात्र सही मांग उठा रहे हैं, मैं बैठता हूँ इनके साथ। देखिए ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। हमको जहाँ जाना था वहाँ गए, हमें जहाँ बात करनी थी हमने वहाँ बात, जितनी हमसे बात की जानी चाहिए थी वहाँ हमसे बात की गई। लेकिन जिस तरह का वहाँ वातावरण है, आप कभी गौर करिए इसको, थोड़ा सा इसका जरा पोस्टमार्टम करिए पूरे घटनाक्रम का। आप बेहतर कर सकते हैं कि ये पूरा प्रदर्शन क्या था। घटना घटी, घटना के खिलाफ रिएक्शन था, वहां तक ठीक था। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में ये हुआ, धरने में कौन थे? बेरोजगार संगठन नंबर 1, स्वाभिमान मोर्चा नंबर 2। स्वाभिमान मोर्चा और बेरोजगार संगठन को अलग अलग नहीं माना जा सकता। अब आपको लाइन ठीक करनी पड़ेगी, अपनी लाइन हिस्ट्री ठीक करनी पड़ेगी कि बेरोजगार संगठन की पॉलिटिकल टीम है स्वाभिमान मोर्चा, कि स्वाभिमान मोर्चा तो पॉलिटिक्स में उतर चुका है। आप ही ने इंटरव्यू लिया, मैंने इंटरव्यू देखे लोगों के, लोग जो इंटरव्यू ले रहे हैं मैं सुन रहा हूँ, उसमें गलत क्या है? मैं कोई गलत नहीं है, लेकिन जब आप किसी एजेंडे को लेकर चलते हो संदेह तो पैदा हो ही जाता है। एजेंडा क्या? एजेंडा पॉलिटिक्स। एजेंडा क्या होगा? आप कह रहे हैं पेपर लीक को पॉलिटिक्स के लिए हथियार बना। एजेंडा क्या होगा? मान लिया आपका बेरोजगार संघ है, बेरोजगार संघ के संरक्षक जो है स्वाभिमान मोर्चा चला रहे हैं, और वो चुनाव लड़ चुके हैं, उनमें से कुछ लोग चुनाव लड़ चुके हैं, तो राजनीति का स्वाद तो चख ही चुके हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। ठीक बात है। और जो आदमी चुनाव में हार जाएगा वो राजनीति में अपनी जमीन भी तलाशेगा। तो अब आप बेरोजगार संघ को स्वाभिमान मोर्चा से अलग करके नहीं देख सकते। आप एग्री। अब कहीं ना कहीं वो एबीटी में है। पॉलिटिक्स में तो मुद्दे मिलते हैं तो उसका फायदा उठाया जाता है। तो फिर पॉलिटिक्स हो रही ना, उठाते हैं ना, तो फिर पॉलिटिक्स हो रही ना। तो पॉलिटिक्स हम कब मना कर रहे हैं? हाँ। हम कब मना कर रहे हैं? हम तो है ही राजनीति के लोग, हम पार्टी चला रहे हैं। लेकिन वहां भी ऐसा हो रहा था, ये बात तो आपने कह डाली ना। बट सर अब सुनिए, इतनी बड़ा राजनीतिक दल जो सत्ता में है, मैं बता रहा हूं, तंत्र है, वो पॉलिटिक्स नहीं समझ पाए। मैं बता रहा हूं, हम समझ रहे हैं ना, इसीलिए हम फूक के आगे बढ़ रहे हैं। तो एक तो ये हो गया। तीसरा, अब दोनों को मैंने बताया, दोनों का इंटरकनेक्शन है, रिसिप्रोकल है, ये तो मानोगे। अब आ जाओ यूकेडी। यूकेडी इस तरह के मुद्दों में अवसर ढूंढती है, ये पुराना इतिहास है, हमारे लोग हैं वहाँ भी, मेरे साथ आंदोलन में सबने काम किया, मैं भी देखता हूँ। आपको याद होगा जब भू कानून ये सब प्रदर्शन चले थे, तो उसमें भी यूकेडी अपने झंडे लेके पहुंचे, तो लोगों ने झंडे तक हटाए इनके, यही परेड, इसी परेड ग्राउंड में हुआ। तो तीसरा एंगल ये हो गया। चौथा एंगल हो गया कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस इन सब परिस्थितियों का लाभ उठाना, क्योंकि अल्टीमेटली लड़ाई तो बीजेपी कांग्रेस की है प्रदेश के अंदर, अभी तक तो यही स्थिति है। तो वो इस सब माहौल को बुनाने के लिए वो अपने हिसाब से उस चीज़ को आगे बढ़ा रही थी। उन्होंने कल प्रदर्शन भी किया इसको लेकर, ठीक हो गया। तो ये कितने दल हो गए? एक दल वो हो गया जो दोनों मिलके हैं, यूकेडी के 3, कांग्रेस हो गए 4, और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के भी कुछ लोग उसमें अंदर घुसे थे, क्योंकि ये सब लोगों ने देखा है कि कैसे कैसे लोग आते। आपने इस पूरे आंदोलन को अपने चश्मे से देखा, पॉलिटिकल चश्मे से देखा? नहीं, पॉलिटिकल चश्मे नहीं देखा मैंने एक उत्तराखंड के नाते देखा कि हो क्या रहा है उत्तराखंड के अंदर। बट आपने ये नहीं देखा कि जो कॉज है वो बड़ा लार्जर है? नहीं, कॉज ठीक है, कॉज में कोई खराबी नहीं है, लेकिन उस कॉज के लिए किस ढंग से लड़ा गया, लड़ाई भी तो मैटर करती है ना। भाई उत्तराखंड मूवमेंट हम लोगों ने लड़ा, वो स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, वो भी छात्रों का आंदोलन था, लेकिन वो आंदोलन तो राजनीतिक वेट नहीं चला ना, लड़े ना लोग पूरे शिद्दत के साथ लड़े। सर लोकतंत्र में अगर लोग राजनीति कर रहे हैं, गलत क्या है? मैं तो भाजपा का कार्यकर्ता था, तब तक भाजपा सड़कों पर नहीं आई थी, मैं तो आ गया था, मुझ पर रासुका तक लगी। तो आप मान रहे हैं कि ये जो ग्रुप एक साथ आ रहा है, मुद्दों पे एक साथ आ रहा है, ये आपके 2027 के प्रोस्पेक्ट के लिए एक थ्रेट है? थ्रेट नहीं मानता मैं, लेकिन ये है कि ये एजेंडे के साथ आ रहे हैं।
थ्रेट इसलिए नहीं मानता, उसका एक कारण है, मैं भी उसके बाद आपको क्लियर कर देता हूँ कहाँ हम खड़े हैं और कहाँ वो लोग खड़े हैं। ये सब 4 लोग मिलकर, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का यहाँ कुछ नहीं है, उसको तो आप साइड लाइन कर दीजिए। अब यहाँ प्रमुख लोग 3 दल चुनाव लड़ रहे हैं पिछले लंबे समय से, बीजेपी, कांग्रेस एंड यूकेडी। ठीक, मुद्दों की दृष्टि से जो अभी तक के प्रदर्शन हुए हैं उनसे मैं कह सकता हूं कि यूकेडी का शेयर खा रहा है स्वाभिमान मोर्चा, जो उन्हीं मुद्दों पर वो भी आज खड़ा हुआ है। लड़ाई तो मुद्दों की होती है ना, जब हम धरातल पर लड़ेंगे। तो मुद्दे तो उत्तराखंड के हैं ना, धरातल पर लड़ेंगे मुद्दे तो उत्तराखंड के हैं तो अपने अपने तरीके से है ना, अपने अपने तरीके से है ना। एक तीसरा फ्रंट जो यूकेडी को कहीं डैमेज करेगा वो ये खड़ा हुआ, और कांग्रेस इसमें से निकल कर आना चाहते लेकिन बचेगी वो भी नहीं। तो ये बीजेपी जो नॉन बीजेपी वोट है, जो इंटर इनकम्बेंसी है, ये सब वोट उसमें डिवाइड होने वाला है। आपके लिए तो फायदा है, फिर आपको क्यों परेशान होना? मैं परेशान थोड़ा हो रहा हूँ, मुझे क्या परेशानी है? मैं तो कह रहा हूँ कल आज लड़ो, हमें क्या परेशानी है? हमें परेशानी नहीं है, लेकिन मैं उसको एक एनालिसिस विश्लेषण के तौर पे बात कर रहा हूँ। मैं इस समय एज ए बीजेपी कार्यकर्ता बात नहीं कर रहा, मुझसे बात करना, मैं उत्तराखंड के नाते समझ तौर पर जो देख रहा हूँ बोल रहा हूँ। आपने कहा कि आपने 2023 में कठोर कानून बनाया, उसमें बहुत कठोर प्रावधान किए, बट सर वो कानून तब आएगा जब कोई घटना हो जाएगी, तब वो इम्प्लीमेंट होगा। अब उसका इम्पैक्ट जाएगा। हमने उस पूरे प्रोसेस को कैसे फुल प्रूफ बनाया जाए ताकि हम कोई ऐसा लूप होल ना छोड़े, उस पर क्या काम किया? नहीं, उसमें जो प्रॉब्लम आई है मैं बता रहा हूँ, मैंने आपको कहा ना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लो है, कानून की गलती नहीं है, कानून तो बना हुआ है आज भी। और कानून में जब कोई लिपटेगा, जब उसके ऊपर कार्रवाई चलेंगी, अदालत उसके बाद निर्णय लेगी, उस कानून के तहत निर्णय लेगी। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लो है। किसी पेपर का, चाहे वो मोबाइल के माध्यम से बाहर आ जाना, पहले मोबाइल अंदर कैसे गया, वो मोबाइल का अंदर जाना, मोबाइल से पेपर बाहर आना, बाहर से फिर वो सॉल्व होने की प्रक्रिया होना। एग्जाम को लेकर जो आपने एसओपी तैयार की उसका उल्लंघन हो रहा है। उसमें कहीं ना कहीं जो हमने उसके लिए जो व्यवस्थाएं बनानी थी, उन व्यवस्थाओं का कहीं ना कहीं वहाँ पर लापरवाही हुई है। लापरवाही कहेंगे हम इसको। भाई अपराधी तो अपराध करेगा, वो तो लाभ लेना चाहेगा, लेकिन अपराधी हमेशा लापरवाही का लाभ लेता है, जहाँ कोई कमी होती है उसका लाभ लेता है। तो जैसे उस सेंटर से सब मामला चला, तो उस सेंटर में कहीं ना कहीं कुछ कमियाँ थी, तो उसके कारण वो ये कर पाए, जो शायद नहीं कर पाते। ये विषय यहाँ तक आता ही नहीं। तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लो है कि जिन लोगों के पास उसकी व्यवस्था थी, क्योंकि UKSSC वाले भी सीधे तो कुछ करते नहीं, वो तो अपना अध्याचन जारी कर देंगे, उस एग्जाम हो गए, जो सेंटर लॉट हो गए, वहां तक तो उनका रहता है, लेकिन उसके बाद अलॉटमेंट बाद सेंटर की व्यवस्था जो है एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले हो जाती है। सेंटर भी कौन कहां पर एग्जाम होना ये भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करता है। ये होता है, करते हैं वो क्या रिकमेंड करते हैं। मैंने कहा ना कि वो सेंटर ही उस समय चयन गलत हुआ है, उसको पहले देखना चाहिए था, और अगर कर दिया था तो फिर उसकी उतनी फुल प्रूफ व्यवस्था होनी चाहिए थी। तो इसका क्या मतलब ये नहीं हो सकता कि भाई आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बजाय सारा काम, जब आप UKSSC को जवाबदेह बना रहे हो, तो टोटल एग्जाम कराने की जिम्मेदारी उसके कंधे पर डाल दो। फिर भी जो है उनको मदद तो एडमिनिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी ना। आप इतने बड़े एग्जाम कंडक्ट कराते हो, आफ्टर ऑल किसी भी सेंटर को पुलिस के हवाले करते हो, मजिस्ट्रेट के हवाले करते हो, इन्विजिलेटर के हवाले करते हो। इन्विजिलेटर भी तो बाहर से लगाए जाते हैं ना, इन्विजिलेटर तो UKSSC के पास होते नहीं है, टीचरों में से इधर उधर से लगाए जाते हैं, वो लोग काम करते हैं। तो अल्टीमेटली एक ये मान के चलिए कि सब मिलजुल कर काम करते हैं। तो अकेला कोई UKSSC के पास कोई ऐसी मैन फोर्स नहीं है, मैन पावर नहीं है, को जाके अलग से कोई एग्जाम कराने की व्यवस्था कर ले। बट सर एक और बात जो आ रही थी, और बहुत सारे एक्सपर्ट इस बात को कहते हैं कि आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 मार्क्स के रख दिए, उसमें से जो 80-90 ले आता उसको आप नौकरी दे देते, तो आप क्यों नहीं फिल्टर इस पे लगाते? यानी एक प्रीलिम्स आप करा दे, यानी एक एलिजिबिलिटी टेस्ट करा दे, उस एलिजिबिलिटी टेस्ट में जो लोग निकलते हैं तब उसको मेन एग्जाम में आप करिए, क्योंकि उससे फिर क्या होता है, थोड़ा राहत ये मिलती कि 2 बार नकल करने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती। तो आपको अपना पैटर्न बदलना पड़ता है। मुझे जो पता लगा UKSSC ने इस तरह की सिफारिशें की थी जो नहीं मानी गई। हो सकता है, क्योंकि वो इंटरनल मैटर मेरी जानकारी में नहीं है। नहीं, आपको क्या लगता है कि हमें ये रिफॉर्म्स करने चाहिए? किया जा सकता है। अब IAS PCS वगैरह सब ऐसे होते हैं, उसमें सिंगल शॉट में इलेक्शन नहीं, वो नहीं होता, एग्जाम नहीं होता। भाई सब्जेक्टिव भी होना चाहिए ना, आप ऑब्जेक्टिव से ही कैसे चुन सकते? चरणबद्ध है वो, पहले एक क्लियर करेंगे तब दूसरा क्लियर कर दे, उसमें है ये व्यवस्था। ये व्यवस्था नीचे तक भी लाई जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। एग्जाम कैसे बेहतर हो, कैसे फुल प्रूफ हो, कैसे पारदर्शी तरीके से हो, इसके लिए जो कुछ किया जाना है वो किया जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। एक और बात जो आ रही है कि इस एग्जामिनेशन में जो सबसे बड़ी दिक्कत जो सामने आ रही है वो आ रही है कि हमने कई स्टेट के मॉडल स्टडी किए, जैसे असम का मॉडल है, चाहे बिहार में। तो आज के टेक्नोलॉजिकल युग में आप कंप्यूटर सिस्टम से, जिसको नोड बोलते हैं, आप उस तरह के सेंटर डेवलप कर दीजिए
और वहाँ पर आके लास्ट मोमेंट में आप क्वेश्चन डालिए और वो करके चला जाएगा, तो उसमें वो फुल प्रूफ एक तरीका माना जाता है। बट हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है। ओवरऑल स्टेट की कैपेसिटी 4,500 के आसपास है। अभी के एग्ज़ाम में 1,04,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया। तो आपको लगता है कि साहब इस पे अब हमें ध्यान देना चाहिए? आज के टेक्नोलॉजिकल युग में अगर हमें ये फेस करना पड़ रहा है तो इसका मतलब ये हमारी साख पे सवाल है। फिर आपको थोड़ा बहुत पीछे जाना पड़ेगा, अपने एजुकेशन सिस्टम पे जाना पड़ेगा आपको। एजुकेशन सिस्टम अभी भी आपको पूरी तरह कंप्यूटराइज नहीं है, पूरी तरह से। आज भी हम स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस तो बना रहे हैं, लेकिन हमने बच्चे को शुरू से जो है कंप्यूटर पे यूज तो नहीं किया है। तो अगर कंप्यूटर पे हम एग्जाम लेते हैं तो बच्चा कंप्यूटर पर उतना यूज टू भी होना चाहिए। तो फिर हम एजुकेशन सिस्टम में हमको चेंज लाना पड़ेगा, वहाँ से हमको पकड़ना पड़ेगा चीज़ों को। भले टाइम लगेगा लेकिन वहाँ से पकड़ के चलना पड़ेगा। आज भी आप बहुत ज़्यादा आप IAS PCS के एग्ज़ाम करा लीजिए, वो भी आप इस ढंग से नहीं करा पाएंगे आसानी से, क्योंकि आदमी जब तक उस पर यूज टू नहीं होगा तब तक कैसे करेगा। तो उसके लिए थोड़ा पीछे एजुकेशन सिस्टम पे जाना पड़ेगा, फिर उसमें रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, तब जाके कहीं आगे चल के चीज़ ठीक हो पाएंगे। बट मेरे एक चमोली साहब, एक चीज़ की मुझे दिक्कत है, और आप जैसे लोग जब हैं, क्यों नहीं इस विधानसभा में इस मुद्दे को लेकर चर्चा की गई कि साहब हम देश के सामने एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं कि हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक फुल प्रूफ एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट कराएं, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं और हमारे सुझाव को सरकार इम्प्लीमेंट करेगी। देखिए ये सब चीज़ें हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं, चर्चा भी हो सकती है, विधानसभा से कोई ना कोई डायरेक्शंस भी आ सकते हैं, लेकिन अब हर मुद्दे की एक वजह होती है। अभी विषय सामने आया तो निश्चित तौर पर विधानसभा में भी उठेगा, क्योंकि विधानसभा में इस तरह का मुद्दा कभी सामने आया नहीं कि उस पर इतनी बड़ी चर्चा हो सके कि आखिर कैसे सिस्टम को हमको इवॉल्व करना है आगे चल के, या कैसे एक्सपर्ट्स को हमको इन्वॉल्व करना है कि कैसे हम इसको और ठीक कर सकें। तो ये विषय आगे आ सकते हैं। बट आप कन्विंस हैं कि जो CBI सिफारिश की है DOPT से मान लेगा? देखिए अभी देखना बाकी है। मैंने कहा ना अभी पहले CBI किन बिंदुओं पर जांच करेगी, अभी ये तो यही विषय क्लियर नहीं ना मेरे, अभी कहाँ क्लियर, आप बताइए ना। एक जनरल बात है भाई, CBI इसकी जांच करेगी, किस चीज़ की जांच करेगी? बट सरकार गंभीर है CBI जांच कराने को लेके। कोई बात अगर हमने कह दी है तो इतना तो मुझे विश्वास है अपनी सरकार पर, अपने लोगों पर, फिर हम उस पर आगे बढ़ेंगे। हम उस पर आगे बढ़े, हमने बच्चों से वादा किया है, अब हम अपने बच्चों से वादा किया। देखिए ठीक है, जो आंदोलन कर रहे हैं, जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो एक अलग फैक्टर है, लेकिन ये तो सही है ना कि भाई हमारे बच्चे हैं, उनको रोजगार चाहिए, और हमारे जो एग्जामिनेशन व्यवस्था फुल प्रूफ होनी चाहिए ताकि उसमें कोई घपला ना हो, और जो पात्र हैं उनको नौकरियां मिलनी चाहिए। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, कोई दो राय नहीं है। मैं समझता हूँ इससे किसी की असहमति हो भी नहीं सकती है, तो इसमें हम क्यों नहीं चाहेंगे कि इसमें ठीक व्यवस्था बने। बट आपको लगता है आपकी सरकार पे ये क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है, विश्वसनीयता का संकट खड़ा हो गया? पूरे उत्तराखंड पे आ गया भाई, मैं तो उससे 2 कदम आगे बढ़ रहा हूँ। इसे मेरी सरकार का सब्जेक्ट नहीं है, ND तिवारी की सरकार में भी ऐसा कांड हुआ, आपके हरीश रावत जी की सरकार में भी ये सब हुआ, आज मेरी सरकार में भी ये सब विषय सामने आया है। तो क्रेडिबिलिटी तो पूरी उत्तराखंड की जा रही है ना, बात सरकारों कहाँ से रह गई? अगर सिर्फ मेरी सरकार पर बात हो तो मैं समझ लेता भाई मेरी सरकार में गलती हो गई। मेरी सरकार ने तो फिर भी कार्रवाई की है कि 100 से अधिक लोग हमने अंदर किए, हमने एक कानून भी बना लिया। आज फिर विषय सामने आया, फिर हम एकदम से गंभीर हुए, एकदम तुरंत उस पर कार्रवाई शुरू हो गई। अब लोगों ने चाहा कि CBI जांच, हमने उसकी भी यस कर दिया। चमोली साहब अगेन, इससे हमारा कमिटमेंट दिखता है। आपका एम्फेसिस कानून के ऊपर है। कानून तो अनलॉफुल प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट भी है, कानून यहाँ पर UAPA भी आया, कानून मकोगा भी आया, कानून NSA भी है। हमारे देश में कानूनों की कमी थोड़ी, कानून की कमी नहीं है, इसमें कोई आतंकवादियों के खिलाफ कानून है, रेप के खिलाफ कानून में हर क्राइम के लिए व्यवस्था दी गई है। उसके बाद भी होते हैं ना, तो वो अपराधी करते हैं ना, अपराधी करते हैं। तो आपका इसका मतलब आपके इस कानून से डेटरेंट नहीं फैला है? नहीं, अब देखेंगे ना क्या होता है, क्योंकि अभी पहली बार तो कार्रवाई हो रही है। इस कानून के आने के बाद पहली बार कार्रवाई हो रही है, उस कार्रवाई का कितना इफेक्ट आगे आता है वो तो आगे देखना पड़ेगा। तो फिर आपने इन आंदोलनकारी छात्रों को कन्विंस क्यों नहीं किया कि साहब हमारे पास इतना बड़ा डेटरेंट है, आप हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसको मौका दीजिए, हम इस कठोर कानून के तहत इन सब पे कार्रवाई करेंगे जो भी इसमें इन्वॉल्व है? ये होना चाहिए था, अब नहीं हो पाया होगा। जो लोग उनके साथ कनेक्शन में थे, कांटेक्ट में थे, जो बातचीत कर रहे होंगे, उनको कन्विंस करना चाहिए, लेकिन वो कन्विंस होते नहीं। मैं बता रहा हूँ आपको, जो लोग वहाँ बैठे हुए थे, मोटिस ऑपरेंडी तो कुछ और है ना, कि इस पूरे मूवमेंट में एक एजेंडा भी साथ साथ चल रहा है। बट सर मैं आज कांग्रेस को कन्विंस करना चाहूँ, क्या हो जाएंगे? पूरे देश के मामलों में वो पाकिस्तान हिंदुस्तान का जो ऑपरेशन सिंदूर उससे कन्विंस नहीं हो पा रहा, जिसमें कि आर्मी बोल रही हमने मारे हैं, वहाँ सबूत मांग रही है।
नहीं, लेकिन उसमें जो छात्र थे जो नॉन पॉलिटिकल थे, नॉन पॉलिटिकल उनका भी तो अपना एक विवेक है ना। नहीं, लीड कौन कर रहे थे? देखिए, डिपेंड करता है लीड कौन कर रहा है। नेगोशिएशन में कोई 80,000 छात्र तो इन्वॉल्व नहीं होते। जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स थे, मैंने एक बात कही थी, वो मीडिया में आई नहीं क्योंकि तब तक सीबीआई जांच की मांग हुई। मैंने रेफरेंडम की बात की थी कि आप रेफरेंडम करा लीजिए पूरे प्रदेश मैंने ये कहा था कि जो लोग ये मूवमेंट कर रहे हैं इसका पॉलिटिकल एंगल भी है, राइट? तो आप सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव तक डिपेंड मत रहिए, आप एक रेफरेंडम करा दीजिए एक हफ्ते में। उसका तरीका क्या होता? एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनता, गवर्नमेंट फॉर्म करती, हर डिस्ट्रिक्ट में बनता, हम लोगों के ऑनलाइन ओपिनियन लेते कि क्या होना चाहिए, उसमें अपने बिंदु तय करते कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, हमको एसआईटी से कराना, एसटीएफ से करा देना चाहिए, उसके सही गलत इफेक्ट हम उसमें डालते, उसके बाद लोगों से हम ओपिनियन लेते, उसके बाद ओपिनियन का संकलन करके अगर बहुतायत लोग कहते कि भाई सीबीआई करानी, हम सीबीआई कराते, बहुतायत लोग कहते एसआईटी के माध्यम से चला, हम उस माध्यम से चलते। रेफरेंडम होना चाहिए था। अरे ये बात मैं कहना, मैंने बाकायदा बयान दिया था, लेकिन जब तक मैंने बयान दिया तब तक सीबीआई इंक्वायरी सेटअप हो गई। सरकार आपकी, आप बयान क्यों दे रहे हैं? आप तो मुझे लगता है कि 20 मिनट में मुख्यमंत्री आवास पे पहुंच जाते, वहां जाके कहते कि साहब आप इसको इस तरीके से देख लीजिए, ये मेरा सुझाव है। सरकार मेरे पार्टी की सरकार है और आपकी पार्टी की सरकार में सर आपको बयान देना पड़ता है, आप तो डायरेक्टली बात कर सकते हैं। सरकार किसको कहते हैं? मंत्रिमंडल समूह को सरकार कहा जाता है। मैं उस पार्टी का विधायक हूं जिसकी सरकार, उस विधानमंडल दल का सदस्य हूं जिसकी सरकार है। बट अल्टीमेटली वो मंत्रिमंडल समूह भी तो चीफ लेकिन मिनिस्टर को अकाउंटेबल है, चीफ मिनिस्टर डिसीजन मान जाते हैं। समस्या ये होगी, जब तक मैं उस काम को कर रहा था, अब आपको बता रहा हूं मैं, हाँ। क्योंकि मेरे अचानक मैं सोचता रहता हूं, मैं थोड़ा सा थिंकफुल। अरे सर, आपने अपने फोन से एक फोन मिलाना था सीएम साहब को, बोलते साहब एक रेफरेंडम करा दीजिए। आसान नहीं होता ना, आप भी सीएम के साथ रहे। आपका तो फोन उठ जाता है क्योंकि आप नाराज जल्दी हो जाते हैं। बहुत सारे लोग साथ साथ चल रहे होते हैं, ठीक है ना, उनकी भी ओपिनियन साथ साथ चल रही होती है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने मन की बात बता रहा हूँ कि मैं इस नतीजे पे पहुंचा था। मैंने कहा इस पूरे मैटर में, क्योंकि पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा अंदर तक घर कर गई है और एक अलग एजेंडा भी लोग लेके चल रहे हैं, तो अब इससे बाहर निकलना चाहिए। उस बाहर निकलने के लिए जो मैंने रास्ता तलाशा था, तो मैंने कहा ये रेफरेंडम करा देना चाहिए पूरा। तो रेफरेंडम क्या है कि एक लार्जर स्टेक होल्डर्स के बीच में एक ओपिनियन पोल होता है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द रिप्रेजेंटेटिव्स ओनली, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव तो मैं भी हूँ, आप भी, आप भी, हम 10 लोग मैनिपुलेट हो सकते हैं, हम 10 लोगों का अपना एजेंडा हो सकता है, लेकिन जनरल पब्लिक का कोई एजेंडा नहीं होता। जनरल पब्लिक को तो अपना काम चाहिए होता है। तो मैं रेफरेंडम की ओर जा पड़ा था, मैंने कहा इसका रेफरेंडम करा देते, और जब तक शायद मैं ये बात करता तब तक वो सीबीआई जांच की डिमांड हो गई। ये बल्कि कुछ लोग मेरा वो लेने आए थे कि साहब कैसे होना चाहिए, जैसे आप पूछ रहे हैं, ऐसे कुछ लोग आए थे। तो जब तक मैं इस विषय को आगे बढ़ाता, मैंने बोल दिया था मीडिया में कि ऐसा ऐसा करना चाहिए और इस पर आगे बात करेंगे। तब तक सीबीआई इंक्वायरी सेटअप हो गई। तो जब सीबीआई इंक्वायरी सेटअप हो गई, फिर मेरा विषय अपने आप ही समाप्त हो गया, फिर मैं उसमें आगे नहीं बढ़ा। नहीं तो हो सकता अगर नहीं होती तो जो आप कह रहे हैं मैं वो भी करता, मैं मुख्यमंत्री से बात करता और भी बात करता। बट ये तो एक ऐसी परंपरा हो जाती, तो बहुत सारे लोग होते, बहुत सारे मामलों में रेफरेंडम की शुरुआत कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये मामला पेंडोरा बॉक्स खुल जाता। ये मामला ऐसा था ना, आप क्या समझ रहे हैं? युवाओं के भविष्य से जुड़ा वाला मामला कोई जनरल मामला है क्या? बट आप इसको गंभीरता से ले रहे हैं, बाकी सब लोग भी इतने ही प्रायोरिटी वाइज गंभीरता से लेते हैं। मेरा ही मानना लेना चाहिए, और उसमें राजनीतिक अवसर नहीं तलाशने चाहिए, चाहे वो मेरी पार्टी हो चाहे कोई और हो। ये राजनीति का सब्जेक्ट नहीं है, ये उत्तराखंड का भविष्य है। ये इसको राजनीति से ऊपर उठ के देखना पड़ेगा। और जो लोग इसमें राजनीति कर रहे हैं, मैं उनके लिए भी कह रहा हूं कि राजनीति करने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत अवसर आएंगे, लेकिन कुछ विषयों को उससे ऊपर लीजिए। जैसे उत्तराखंड के साग का विषय है, जो मेरे दिल से जुड़ा हुआ विषय है। मुझे उत्तराखंड के लिए कोई बात आती तो मुझे हर्ट होता है, कोई विषय आ गया, क्योंकि मैं इसकी मिट्टी का व्यक्ति हूँ। तो वो मेरे लिए कई बार मैं ऐसे विषय ले लेता हूँ कि पार्टी के लिए बड़े असहज स्थिति हो जाती है। आज मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ तो एक बड़ी असहज की स्थिति कल बनेगी। आप कह रहे हैं कि आप जो बात कह रहे हैं वो आपकी पार्टी को असहज करेगी। पॉलिटिकली तो असहज करेगी ना। मैं कई बार पॉलिटिक्स ऊपर उठ जाता हूँ। तो आपको इस बात की चिंता नहीं, आप पार्टी लाइन से अलग हट के बात कर रहे हैं? अब क्या चिंता करनी है? 10-5 साल की राजनीति रह गई, पार्टी कराएगी तो कराएगी, नहीं कराएगी तो ठीक है। आप बगावती लग रहे हैं मुझे। मैं तो आंदोलनकारी आदमी हूँ, क्रांतिकारी आदमी। आप नाराज क्यों हैं? मैं कोई नाराजगी नहीं, किस बात की नाराजगी? मैं अपना काम कर रहा हूँ। आपको ऐसा लगता है कि एज ए सीनियर मेंबर और इतना राजनीतिक अनुभव, आपको जो जिम्मेदारी मिलनी चाहिए थी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई, ये आपकी नाराजगी की? ऐसा नहीं है, मैंने बहुत जिम्मेदारी से काम किया। देहरादून में 2 बार का मेयर रहा हूँ, 1 बार मैं अध्यक्ष रहा हूँ, सभासद रहा हूँ, 2 बार का विधायक हो गया हूँ। ये छोटा पोर्टफोलियो नहीं है, बिल्कुल संतोष करने के लिए पर्याप्त है मेरे पास।
कि मैंने जितना काम किया मुझे मेरी पार्टी ने उतने अवसर दिए हैं और मैंने उसमें काम किया है। लेकिन कोई आकांक्षा ऐसी जो पूरी नहीं हो, कोई आकांक्षा नहीं, जैसे मिनिस्टर बनने की आकांक्षा रहती है, मेरे लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मैं उस चीज़ से बहुत ऊपर जा चुका हूँ। अब सर वो नहीं मिला तो वो कहावत है ना, अंगूर खट्टे, फिर वो वाली बात आ जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है, मिलेगा तो उतने जितना भाग्य में होगा। कोई देने वाला कौन है? किसने माँ का दूध पिया जो किसी कुछ दे दे? आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं। बाबा तुलसीदास कह गए कि प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे जपत रहो रघुबीर। शायद मुझे इसीलिए पैदा किया होगा भगवान ने कि मैं ऐसी भूमिका में रहूं, मैं लोगों को आईने दिखाने का काम करूं, मैं लोगों को सही रास्ते पे चलाने का काम करूं, मैं जो ठीक लगे उसके लिए खड़ा रहूं। शायद मुझे अभी मैं देख रहा हूं आप पोजीशन लेने लगे हैं, मुझे इसीलिए आप पोजीशन लेने लगे हैं। लेता हूं मैं पहले से। आप मेरा पुराना इतिहास देखिए ना, आप तो बहुत बाद में यहाँ पर आए, मेरी बैक हिस्ट्री देखिए ना आप। मैं तो आंदोलन के जन्म हूं भाई। तो अभी आप पूरे आंदोलनकारी मूड में चल रहे हैं। मैं जब तक जिंदा रहूंगा ऐसे रहूंगा। अच्छा सर, अभी जैसे आंदोलन व्यक्ति का शरीर नहीं करता है, आंदोलन यहाँ होता है और यहाँ से होता है। जब आप भावनात्मक चीज से किसी से जुड़े होते हैं फिर आपका सोच भी वैसे होता है। आंदोलन आपके अंदर भी चलता है। आप सड़कों पर नारे लगाएंगे वही आंदोलनकारी नहीं है, आंदोलन अंदर से भी चलता है। तो मैं आंदोलन को जीता हूं हमेशा। बट सर अभी जैसे हमने सुना था कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, बहुत सारे मंत्री पद खाली हैं, तो जितने भी बातें निकल के आती हैं कि कौन कौन से उम्मीदवार है, आपका नाम भी ऊपर आता है। जब तो, चर्चा होगी, हाँ, जब चर्चा होगी, मेरा पोर्टफोलियो ऐसा कि मेरी बात होगी, हो ना हो दूसरी बात है, लेकिन वो बात होगी तो वो तो कोई इशू ही नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मेरा इतना साल का काम है और भगवान की कृपा है मेरे ऊपर। मैंने ठीक ठाक काम किया है, पार्टी के लिए भी किया है, समाज के लिए भी किया है, शहर के लिए भी किया, प्रदेश के लिए भी किया है। तो वो सब चलेंगी चीज़ें, लेकिन मैं इन सब चीज़ों से बाहर निकल रहा हूँ। आप देखते हो मैंने बातों बहुत। बट मैं आपकी ना कुछ पोजीशन जानना चाहता हूँ। जैसे मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण पदों को रिक्त करने के पीछे क्या वजह हो सकती है? अब ये माइंडसेट मेरे समझ में नहीं आया, आज तक नहीं आया। तो ऐसा तो नहीं आज ही खाली है पद, त्रिवेंद्र जी के टाइम पे भी खाली थे। तो जब से हमारी सरकार, ये जो नया दौर चला है हमारा 2 टेन्योर का, इसमें कोई ना कोई पद खाली रहते हैं। बट क्यों? आई डोंट नो। आप क्या मानते हैं? आपका अपना व्यक्तिगत विचार? भाई देखो, तो मैं तो पावर के डिसेंट्रलाइजेशन में विश्वास करता हूँ, मैं व्यक्तिगत तौर से। लेकिन क्यों है तो जो रणनीतिकार हैं दे माइट बी नोइंग कि क्यों है, उनका हो सकता है रणनीति का हिस्सा हो, वहाँ तक मैं शायद नहीं सोच पाता हूँ। बट वो रणनीति तो नुकसान भी दे रही है ना, बिकॉज कई महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो जो जिसपे लोग काम कर सकते थे, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जिसको मिल सकता था, वो मिल नहीं पा रहा है और उसकी वजह से बहुत सारा नुकसान भी होता है। भाई कई ऐसी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज है क्योंकि चीफ मिनिस्टर ओवरबर्डन हो जाते हैं। कई बार क्या है ना कि कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल हैं जो आप बोल रहे हैं, और जब हम पॉलिटिकली देखते हैं तो पॉलिटिकली क्या है कि जब परिणाम ठीक आते हैं तो सब ठीक होता है। कहते हैं अंत भला तो सब भला। हम लगातार चल रहे हैं। अब आपने देखा कि हमने दोबारा सरकार को रिटेन किया, ये अपने में एक बड़ी उपलब्धि उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी चलती थी, हम उसको रिटेन कर पाए, ये बड़ी उपलब्धि है। तो ये माना जा सकता है कि जो चल रहा ठीक चल रहा है। तो फिर वो 5 साल तक कंटिन्यू करे ना। 1 साल पहले हम थोड़ा मंत्रिमंडल विस्तार, खाली पड़ी पोस्ट भर देते हैं, तो फिर उन लोगों को तो अपना काम करने का मौका भी नहीं मिल पाता जिनको जिम्मेदारी मिलती है। हो सकता है रणनीति का हिस्सा हो, जो ऊपर थिंक टैंक बैठे हैं, जो लोग पूरी पार्टी को चला रहे हैं। हम तो सिर्फ उत्तराखंड के बारे में सोच रहे हैं ना, लेकिन ऐसे लोग हैं जो पूरे देश में, पूरे दुनिया में पार्टी को आगे किए हुए हैं, चला रहे हैं। तो वो हमसे बेटर सोच पा रहे होंगे, तो उस लेवल पे बैठे हुए हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो हो सकता है उनकी रणनीति का हिस्सा हो और उसके कारण हमको बार बार हम सरकार में आते हों, ये भी संभव है। आप उसको एक रणनीति का हिस्सा मानते हैं? हो सकता है। मतलब मैं आई एम नॉट कन्फर्म कि भाई ऐसे ही है, लेकिन हो सकता है, नहीं तो ऐसा क्यों होता। तो आप लॉबिंग नहीं करते? मेरी लॉबी तो पूरी भारतीय जनता पार्टी है, मैंने क्या लॉबिंग करनी है? मंत्री बनने के लिए ना लोग बहुत उठापटक मचाते हैं, देहरादून से दिल्ली दौड़ लोगों की रिक्वायरमेंट है, मेरी आपने कभी सुना मेरे बारे में मैं किसी को मिला हूँ आज तक रिकॉर्ड बता दीजिए। अब तो त्रिवेंद्र जी के साथ उन्हीं को कितने बार मिला बताओ। कोई पब्लिक इशू कोई बात है तो बात कर ली, नहीं तो नमस्ते, आप अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूं। बट आपने इतना लंबा आपका राजनीतिक अनुभव रहा है, आंदोलन से आप निकले, आपका फेवरेट लीडर कौन है उत्तराखंड में, जिसको आप मानते हैं कि भाई ये एक आदर्श व्यक्ति है जिनसे कुछ मैंने सीखा है? देखिए, मैं थोड़ा बहुत मेरा जो नज़दीकी रहा है, जिनको मैंने थोड़ा सा देखा है, वो खन्नूर जी को देखा है। उनका जो वर्किंग स्टाइल था, एडमिनिस्ट्रेशन, बेसिकली मैं एडमिनिस्ट्रेशन को एंजॉय करता हूँ, जो मेरा सब्जेक्ट है, जिसको मैं जिसपे मैं ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल पाता हूँ कि आई एम अ मैन ऑफ एग्जीक्यूशन, जिसको बोलते हैं ना, एग्जीक्यूटिव। तो उत्तराखंड को तो मैन ऑफ एग्जीक्यूशन की जरूरत है ना। तो एक एग्जीक्यूटिव के तौर पर जो काम करता है, हाँ।
क्योंकि देखिए क्या कि हर समय आप पॉलिटिकल नहीं हो सकते। अगर आपको रिजल्ट देने तो यू विल हैव टू बी एग्जीक्यूटिव। जब पॉलिटिक्स हो रही है तो पॉलिटिक्स करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा सीधा है, 3 फॉर्मूले है मेरे जिस पर मैं काम करता हूँ। व्हेन यू आर वर्किंग विद द पब्लिक, बी सोशल। व्हेन यू आर डीलिंग विद द एडमिनिस्ट्रेशन, देन बी एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटर। एंड व्हेन यू आर डीलिंग विद द पॉलिटिशियंस, बी पॉलिटिशियन। क्या बात है। तीनों अलग अलग चैम्बर हैं, तीनों चैम्बर को मैसअप नहीं कर सकते। अगर आपने मिक्स कर दिया तो आप फेल हो जाएंगे, आप न्याय नहीं कर पाएंगे लोगों के साथ। एडमिनिस्ट्रेशन के अपने कुछ नॉर्म्स हैं, उसके साथ आपको चलना पड़ेगा। सोशल होने के कुछ नॉर्म्स हैं, वहाँ पर आप ये आकड़ काम नहीं करेगी, आप बहुत बड़ी चीज़ें ये काम नहीं करा। आपको उस व्यक्ति के दर्द को समझना पड़ेगा, उसके दर्द तक घुसना पड़ेगा, उसकी जगह बैठना पड़ेगा, उसको अपने आप में महसूस करना पड़ेगा, तब आप उसके साथ न्याय कर पाएंगे, तब उसके दर्द को आप कम कर पाएंगे, जब आप सामाजिक तौर पर काम करें। और पॉलिटिशियंस वो हमेशा अपना एजेंडा लेके चलते हैं, आपको मालूम है, उनका गेम प्लान होता है। तो उनके साथ अगर हम बहुत सोशल हो गए तो मरे, और बहुत एग्जीक्यूटिव हो गए तो मरे। तो उनके साथ भी उतना ब्रेन शार्प करके चलना पड़ता है, भाई कहाँ क्या तो करना हम है। लैग कहाँ करते हैं? मतलब स्टेट को आप इतने क्लोजली देख रहे हैं, या हमेशा जो चैलेंज होता है वो एग्जीक्यूशन का होता है, या हमेशा जो चैलेंज होता है वो ये होता है कि ब्यूरोक्रेसी से काम कराने का? यहाँ पर जो हमेशा चैलेंज होता है वो टाइमली किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करने का होता है। हम लैग कहाँ करते हैं? प्रॉब्लम क्या रही, एक तो एक छोटा स्टेट है, और छोटा स्टेट होने के नाते थोड़ा सा मिसमैनेज भी हो गया ये। अच्छा, आप मानते हैं सर? हाँ, जबकि मैनेज होना चाहिए था। छोटा स्टेट होगा मैनेज होना, और इसीलिए हमने स्टेट बनाया था, क्योंकि यूपी बहुत बड़ा था, हम लोग नेगलेक्ट फील करते थे, तो पूरी लड़ाई लड़के स्टेट बना। छोटा स्टेट होगा, छोटी यूनिट होगी तो बेटर काम होगा। मुझे क्या लगा, जो मैंने अभी तक सभी लोगों को, क्योंकि तमाम मुख्यमंत्री मैंने देखे हैं, मैंने यूपी के टाइम पे काम किया, तभी मैं चेयरमैन था, जब यूपी के साथ थे हम लोग। तो ऐसा है नहीं कि मैं राज्य बनने के बाद कोई पॉलिटिक्स में सक्रिय हूँ या मैं आया हूँ, उससे पहले मैंने बड़े चुनाव लड़े हैं, जीता हूँ। जो मैंने देखा है कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल लोग हैं, जब ऊपर आ रहे हैं, वो हर चीज़ में राजनीति ढूंढने लगते हैं, वो गलती है। जैसे मैंने कहा ना कि आपको 3 माइंड सेट से काम करना पड़ेगा, और उत्तराखंड को आप सही कह रहे हैं, मैं भी इस बात को मानने वाला हूँ कि यहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत है उत्तराखंड को, जो उस माइंड सेट को समझता हो। बिल्कुल। ब्यूरोक्रेट कभी गलत नहीं होते, दे आर टॉप ब्रेन्स, लेकिन उनसे काम लेने के लिए उनसे शार्प होना पड़ेगा आपको। आप उनके एजेंडे में मत फंसिए, आप उनको अपने एजेंडे पे लाइए। लगाम आपके हाथ में होनी चाहिए। लगाम का घोड़े तो नहीं है, वो इंसान है वो भी। लेकिन जैसे मैं नगर निगम चलाया तो 2 टर्म तो मैं भी रहा ना, और ठीक ठाक काम किया मैंने। आज शहर में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं उस समय के, जो आज भी आगे बढ़ रही हैं। देहरादून तो बहुत मैशअप हो गया ना, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया ना, पॉपुलेशन बढ़ गया, बड़ा हो गया, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी व्यवस्थाएं मैंने बनाई हैं। चमोली जी, अभी ये जो डिज़ास्टर आया शहसदारा पे, आपने पूरा देखा, तो इस पे जितने भी एक्सपर्ट थे उन्होंने सवाल उठाया कि साहब आप अपनी प्लानिंग सही करिए, आप नियम कायदे को लागू करवाइए, बिकॉज ये जो डिज़ास्टर होंगे बहुत नुकसान तो अब पहुंचाएंगे। मैं बताऊं ना, जो मैं एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ सर, अभी क्या नियम सब जगह मौजूद है, ठीक, कि नदी से इतना छूटेगा, नक्शा इतना पास होगा, ये सब नियम है। ऐसा नहीं, कोई नियम ऐसा नहीं कि नहीं बना हुआ है। उसके एग्जीक्यूशन के लिए कैसे आगे जाएंगे आप? अब आप क्या करते हैं कि एक आदमी आपने देखा गलत काम कर रहा है, और वो आप पे सिफारिश लेकर आता है, आप वहाँ पॉलिटिशियन बन जाते हैं। अब नियमों को एग्जीक्यूट नहीं करा रहे हैं, बाद में वो डिजास्टर आ जाता है। तो वहाँ आपको हार्ड होना पड़ेगा, और आप अगर हार्ड होके कहेंगे तो ऐसा कोई ब्यूरोक्रेट नहीं जो नियम लागू ना करे, उनको तो और सहूलियत होती है। तो बिंदाल और रिस्पना को इंक्रोचमेंट से आज तक हम क्यों नहीं दूर कर पाए? एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि एक दिन यहाँ भी बहुत नुकसान हो सकता है। अब कठिनाई क्या हो रही है कि जैसे बिंदाल और रिस्पना है, अब आप बस्तियां बस गए। अब हमारी समस्या क्या हो रही है? बस्तियां बसी नहीं, बस्तियां बसा दी गई। हमारी समस्या ये हो रही है, हमें एक चीज तो एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमने अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए, वोट बैंक के लिए बसाई है। आज का नहीं है ये इंदिरा गांधी के टाइम से हुआ है सारा, ये आज का नहीं है। आज हमारे सामने प्रॉब्लम ये है कि हम कैसे इसको मैनेज करें। हमने नहीं बसाया, लोग पहले से चले आ रहे हैं। और ये जो बस्तियां हैं, ये इंडिकेटर है आपकी इकोनॉमी का। आपको बता दूं मैं एक और, इसको स्टडी करिए ठीक से। आप कभी भी देखना जहां इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा होंगी, डेवलपमेंट प्रोसेस चल रहा होगा, वहां पर स्लम्स डेवलप होते हैं। स्लम्स भी इंडिकेटर हैं, बहुत बड़े इंडिकेटर हैं। देहरादून में रोजगार के ऑप्शंस बढ़े, अवसर बढ़े, तो स्लम्स डेवलप हुए। लोग रोजगार की तलाश में आते हैं, उसके बाद जब उनको नहीं मिलता कहीं झोपड़ी डाल के बैठ जाते हैं। अब आप देखिए ना, मुंबई में आज धारावी के चलते
है, लेकिन आज वो कितना बड़ा चैलेंज है, उसको मीट आउट करने के लिए कितनी सोचना पड़ रहा है। मैंने स्टडी किया भाई, मैं एज ए मेयर रहा हूँ, ऑल इंडिया मेयर काउंसिल अध्यक्ष रहा हूँ। धारावी मेरा स्टडी है, मेरा अहमदाबाद रिवर फ्रंट मेरा स्टडी है, देहरादून भी मेरा स्टडी है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मलिन बस्तियों को सिर्फ आप ये मत देखिए कि ये गरीब लोग और इन्हें कब्जा करके बैठ गए, ये आपके इंडिकेटर है। इसके बाद देहरादून ने प्रोग्रेस की है, प्रोग्रेस आपके सामने है कि जो नगर पालिका कभी 21 स्क्वायर किलोमीटर की होती थी, आज वो नगर निगम 200 स्क्वायर किलोमीटर का देहरादून में बना है और 2 बार एक्सपेंशन मैंने किया है। तो मलिन बस्तियाँ हमेशा खराब नहीं होती, हमेशा गलत नहीं होती है। हाँ, उसको मैनेज करना ये जरूरी होता है, जो हम नहीं कर पा रहे हैं, जो नहीं हो रहा है। तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? हमने सुविधाएं दी, उन सबको किया, लेकिन वो मैंने अभी क्या दिक्कत आती है। अब जैसे एक हाईकोर्ट का आदेश आया था जिसमें हमने बार बार अध्यादेश लाकर उनको 3 बार हमने बचा दिया। अब एक दिन बैठक हुई तो त्रिवेंद्र जी की सरकार थी, हम सब लोग बैठे थे, अध्यादेश भाई कैसे होगा क्या होगा, डीएम ये सब बैठे हुए थे। तो बड़ा जोर लगा रखा था कि हाईकोर्ट में जवाब देने। मैंने इनसे सिर्फ एक सवाल किया, मैं मान के चलिए कि मलिन बस्तियों के जो नदियों के किनारे हैं 50,000 हाउस होल्ड्स हैं। एक हाउस होल्ड में जो संख्या मानी जाती है लगभग 7-8 मानी जाती है। कॉमन में 4 वोटर माने, एवरेज मान के चलिए 4 वोटर माने जाते हैं और दुगना जनसंख्या मानी जाती है। तो 5 को 20, 2 लाख तो वोटर हो गया। आप वोट से भी किनारे कर दीजिए तो 4 लाख आपका। आप भी उन्हें वोट के नजरिए से ही देख रहे हैं। नहीं, वोटर अलग कर दीजिए ना, मैंने इसलिए कहा ना। नहीं, वो तो कैलकुलेशन है ना। आपको आप कैसे पॉपुलेशन कैलकुलेट करेंगे? एक मकान में 4 वोट माने जाते हैं और 4 वोट का दुगना जनसंख्या मानी जाती है, तो कैलकुलेट तो ऐसे करेंगे ना। आप फॉर्मूला फिट कैसे करेंगे? डायरेक्ट आंसर तो नहीं निकालेंगे, आपको उसको बाइफरकेट करके बताना पड़ेगा। तो 50,000 लोगों में अगर वोट आप कहेंगे 5 को 20, 2 लाख हुए, तो 2 लाख का दुगना कर दीजिए, आप 4 लाख वोट लोग हैं। तो मैंने डीएम से पूछा, कैन यू बुलडोज ऑल दीज 4 लाख पीपल एट अ टाइम? जो हमारा वोट बैंक है, नॉट वोट बैंक, दे आर द पीपल, पॉपुलेशन है मेरी, है तो हिंदुस्तान के लोग ना वो। क्या आपकी जिम्मेदारी उनके प्रति नहीं है कि उनके बच्चे स्कूलों में पढ़ सकें? वो गरीब लोग हैं, क्या आपकी जिम्मेदारी उनके लिए उनको छत दे सकें आप? क्या उनको आप पानी नहीं पिलाएंगे? क्या उनको बिजली नहीं देंगे? मतलब बड़े लोग हैं तो आप रह लीजिए, वो गरीब के घर पैदा हो गए तो कोई जिएगा नहीं क्या? क्या उसके जीवन की सुरक्षा आपका काम नहीं है? ऐसा नहीं है, एक ही दृष्टिकोण नहीं से लिया जा सकता उसको, मानवीय दृष्टिकोण भी साथ साथ चलते हैं। तो मैंने पूछा उनसे कि क्या आप 4 लाख के पॉपुलेशन पर बुलडोजर चला सकते हैं? मैं कहा ठीक है, चला दीजिए, हम आपके साथ हैं। उसके बाद जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगी, जो सिचुएशन क्रिएट होगी, कैन यू हैंडल इट? उन्होंने कहा नहीं कर सकते। मैं कहा जब नहीं कर सकते तो पैनिक क्यों फैला रहे हो? कोई सोल्यूशन निकालिए। वो सोल्यूशन फिर अध्यादेश निकला। मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूं, आपने कहा कि यहाँ पर एक मानवीय दृष्टिकोण दिखाना चाहिए। अभी मैंने देखा आपने कितने उत्तराखंडियों की दुकानें टूटी, बुलडोजर चले उनकी दुकानों में, जो उनकी लाइवलीहुड का एकमात्र जरिया था। क्या हमारा उनके प्रति वो मानवीय दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए? मैंने ये कहा था कि ये लोग सड़क के किनारे नहीं बैठे हुए, खतरे की जद में बैठे हुए हैं। आप पहाड़ देख लीजिए, पहाड़ किस तरह का है, आज जो आपदाएं आई क्या हुआ है। मैंने उस समय भी ये कहा था कि इन लोगों को चिन्हित करके इनको कोई उपयुक्त स्थान दीजिए। दैट इज ए सेलेक्टिव काउंट, जो बहुत छोटा है, उनके लिए व्यवस्था बन सकती है। बट पहले ऑल्टरनेट व्यवस्था बना देते, उसके बाद वो खुद ही हटा देते। देखिए, आप अल्टरनेट का इंतजार करते रहेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। साइमल्टेनियसली करना बट पड़ेगा, उनकी लाइवलीहुड का सवाल, साइमल्टेनियसली करना पड़ेगा। एग्री, साइमल्टेनियसली करना। यस, दैट आई एग्री। मतलब मैं अगर होता, मैं चेंज करता हूं, अल्टरनेटिव की जगह साइमल्टेनियसली करता। अगर मैं करता या मेरे हाथ में वो एडमिनिस्ट्रेशन होता, मुझे होता, मैं पहले उनका चिन्हीकरण करता और देखता भाई कि 200 लोग हैं, 150 लोग हैं, 300 लोग हैं, इन 300 लोगों को हम कहाँ कहाँ ले जा सकते हैं, आप उनको तुरंत वहाँ अलॉट करिए। और फिर फोर्सली करता कि भाई आप जाइए वहाँ, फिर फोर्सली भेजता, उनका अरेंजमेंट करता। मैं ये काम करता। आज भी मलिन बस्तियों का है, मैं आज भी कह रहा हूँ, अगर पॉसिबल है तो उनको चेंज करिए, कोई दिक्कत थोड़ा है, लेकिन इनकी व्यवस्था कीजिए भाई। अभी एलिवेटेड रोड का मामला चल रहा है, 3,500 लोगों को हटाने की बात आ रही है। मैं कह रहा हूं तुम 1,000 और हटाओ, 4.5 की व्यवस्था करो और एक सर्विस लाइन डेवलप करो पूरी। आप हम वहां पर यूटिलिटीज वगैरह मैनेज कर सकें, तो जब हम 3.5 करते हैं, हम 4.5 की व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन व्यवस्था करिए, व्यवस्था करनी चाहिए। एक और बात जो अभी आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अभी जो बीजेपी के सीनियर मोस्ट लीडर हैं मुरली मनोहर जोशी जी और करण सिंह साहब ने सुप्रीम कोर्ट को एक चिट्ठी लिखी, मेरे पास वो चिट्ठी मौजूद है। उन्होंने कहा साहब, जिस तरह के डिज़ास्टर हुए हैं, चाहे वो उत्तराखंड के धराली पे हुआ है, आपके बाकी जगहों पर हुआ है, और हिमाचल प्रदेश में हुआ, जम्मू कश्मीर में भी हुआ, किश्तवाड़ वगैरह में,
हमें रिविजिट करना पड़ेगा अपने डेवलपमेंट मॉडल को। ठीक है। तो उत्तराखंड में तो बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है, 4 धाम की रोड बन गई, किस तरह से लैंडस्लाइड हो रहे हैं, हमारा पूरा रेल नेटवर्क बन रहा है ऋषिकेश से लेके कर्णप्रयाग तक, और हाईवेज हमारे चौड़े हो रहे हैं, हम बागेश्वर तक रेल लाइन ले जाने की बात कर रहे हैं। आपका क्या मत है? मेरा ये मानना है कि देखिए डिजास्टर के 2 फेज हैं, एक डिजास्टर से पहले, एक डिजास्टर के बाद। हम लोग डिजास्टर के बाद वाले फेज पे काम करते हैं, जो अभी तक का जो मैंने सब देखा कि जिस तरह काम होता है। एक तो पहले हमको कम से कम जो वेलनरेबल पॉइंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसका सेफ्टी ऑडिट करना पड़ेगा पूरे रूट्स का, जो हमारे रूट्स हैं। अब धराली तो कोई रूट नहीं था, तब भी हो गया। तो हमको पहले, बट वो तो पूरा जो ओरिजिनली अगर देखा जाए तो वो नदी थी। यस, उसी के मुहाने पे लोगों ने अपने घर होटल बनाए। मैं उसी पे आ रहा हूँ। जहाँ जहाँ इस प्रकार की संभावनाएं हैं, जहाँ कभी भी डिजास्टर हो सकता है, ऐसे पॉइंट्स को हम आइडेंटिफाई करें और उन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करके फिर उसको प्रॉपर ढंग से मैनेज कर। जैसे मान लो कोई मेन स्ट्रीम में कोई बाजार आ रहा है या मेन स्ट्रीम में हमने कोई कंस्ट्रक्शन कर दिया, तो हम उसको रोककर उसको शिफ्ट करें। लेकिन कहाँ, सवाल यही तो है। जैसे लैंड सब्सिडियंस हुआ जोशीमठ में, तो हम आज तक उनको रीलोकेट नहीं कर पा रहे, उनको रिहेबिलिटेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि लैंड नहीं है हमारे पास। क्यों हो रहा है ये? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों हो रहा है कि हमारी जो पब्लिक है, जो हम लोग हैं, छोड़ दीजिए मैं विधायकों को, वो छोड़ दीजिए, जो हम लोग हैं, हमारा माइंडसेट क्या है। जोशीमठ में आपको दरारें आई, लोग आइडेंटिफाइड हो गए, लोगों को मुआवजा मिल गया, मुआवजा दे जाने की बात हुई, उनको जगह बता दी कि भाई आप यहाँ बना लीजिए, यहाँ आ जाइए। लोग मुआवजा भी ले गए, वहाँ जाने को तैयार नहीं है। ये जो काम है, ये काम अकेला सरकार और जबरदस्ती डंडे के दम पे नहीं हो सकता। हमारे लोगों को भी स्वयं की सुरक्षा के बारे में चिंता करनी पड़ेगी और सरकार को कोऑपरेट करना पड़ेगा। अगर मान लो कोई बाजार हमको लग रहा है कि मेन स्ट्रीम में आ रहा है, नदी की स्ट्रीम में आ रहा है, कल वो बाजार जा सकता है, हम वहाँ अगर लोगों की काउंसलिंग करेंगे, लोगों से बात करेंगे, भाई आप बाजार अपने दूसरी जगह शिफ्ट करिए, ये जगह कभी भी खतरे में आ सकती है, तो वहाँ के लोगों का माइंडसेट चाहिए कि वो करें हमको कोऑपरेट। अल्टीमेटली तो पब्लिक के ऊपर सब बेस्ड होता है। तो ये यहाँ की जनता को भी समझना पड़ेगा कि हमको अगर अपने को आने वाले बच्चों को या जो परिवार है उसको सुरक्षित करना, हमको थोड़ा सा हमको भी कोऑपरेट करना पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी अपने नियम कायदे कानून स्ट्रांगली लागू वो तो करने पड़ेंगे। और ये जो मैं कह रहा हूँ ये भी तभी हो पाएगा जब वो कोई चीज़ करें। एग्जैक्टली। अब जैसे हमने प्राधिकरण बनाए, अब आप देखें ना प्राधिकरणों के हाल क्या है। प्राधिकरण में आप जाइए, आपने मैनिपुलेट किया, अपना सारी की व्यवस्था जो उनको चाहिए वो आपको बनाने देते हैं। तो भाई इन नॉर्म्स को कौन इम्प्लीमेंट कराएगा? 94 से पहले मैं सभासद था। मेरे प्रस्ताव पे एक प्रस्ताव पास हुआ था नगर पालिका में कि दिलराम बाजार से ऊपर जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज हैं वो बैन होनी चाहिए। ये नगर निगम नगर पालिका परिषद का आज भी आप मिनट्स उठा लीजिए, उसमें कहीं लिखा हुआ होगा। आज हालत क्या हो गई, आज मसूरी तक कंस्ट्रक्शन हो गया, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन गई, फ्लैट्स बन गए। बट अगेन जहां इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेगी वहां नेचुरली ये सब होगा। नहीं, ये बिजनेस के लिए बढ़ी हुई है। इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए एक गरीब का बसना और हम पैसा कमाने के लिए एक फ्लैट्स की योजना लाना, सोसाइटी बनाना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। एक जीवन यापन है, एक जो है बैंक बैलेंस बढ़ाने का काम है, दोनों में फर्क है ना। ये तो सब कॉमर्शियल एक्टिविटीज हैं, नहीं होनी चाहिए थी। वो नहीं होनी चाहिए थी। मैं आज भी बोल रहा हूँ, अभी भी कुछ कर सकते हैं। अब आपने हाइट्स बढ़ा दी। मैं जब यहाँ पर मेयर था तो एक बार बहुत बड़ा इशू चला यहाँ पर होल्डिंग्स का। देहरादून में छतों में होल्डिंग होती थी, पूरे छतों में। मैंने एक बड़ा अभियान चलाया, भाई होल्डिंग छतों से होल्डिंग हटाएंगे हम। बहुत झगड़ा भी हुआ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री थे निशंक जी, वो नाराज भी हुए मुझसे, लेकिन उसके बाद भी मैंने जबरदस्ती हटा दिया। और देहरादून एक ऐसा शहर है, उत्तराखंड एकमात्र स्टेट है जहाँ छतों में होल्डिंग नहीं मिलती आज की डेट में, क्योंकि मैंने कहा भाई स्काई लाइन ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। हमारे देहरादून की ब्यूटी है कि हम कहीं भी खड़े होकर मसूरी देख सकते हैं, बर्फ देख सकते हैं। और वो अगर स्काई लाइन आपने ब्लॉक कर दी तो आपने देहरादून को खत्म कर दिया, मेरा ऐसा मानना था। तो मैंने जबरन यहाँ से होल्डिंग हटाया। होल्डिंग व्यवसायी मेरे खिलाफ गए, बहुत दूर दूर तक मेरे खिलाफ लड़ाई लड़ी गई, लेकिन मैंने जिद करके उसको इम्प्लीमेंट करा दिया। और बाद में उत्तराखंड में हरीश रावत जी की सरकार ने मेरी पॉलिसी को अडॉप्ट किया और पूरे उत्तराखंड में लागू किया। ये मैंने किया। तो इसी तरह से जैसे ऊपर आपका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये बैन होना चाहिए। मैं आज बोल रहा हूँ, पूरी तरह से स्ट्रिक्टली बैन होना चाहिए। क्या
मतलब है? मतलब मसूरी वगैरह में जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसकी कैरिंग कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए ये सब बैन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी ने कर रखा था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि मसूरी में नया कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है, बट हो रहा है। सिर्फ पुराने कंस्ट्रक्शन को आप थोड़ा सा रिमॉडल कर सकते हैं, यही अलाउड है। इसके बाद भी हो रहा है। और मसूरी नहीं हो रहा तो मसूरी की नीचे सारी पहाड़ी पर हो रहा है। और कैसी किसी पहाड़ियों पे खड़े कर दिए लोगों ने पिलर डाल के। तो सवाल ये है कि इसको रोकने के लिए पॉलिटिकल विल चाहिए, कोई हार्डशिप चाहिए, हार्ड हेडेड आदमी चाहिए जो बड़े बड़े रसूखदार लोगों को फेस कर सके। जो उनके दबाव में आ जाएगा वो तो नहीं कर पाएगा। अब मालदीव तक आज ये स्थिति आई कि वहां नदी की स्ट्रीम को बदल कर वहां लोगों ने रिजॉर्ट बना दिए। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? जिनको रोकना चाहिए था। अधिकारियों के साथ प्रॉब्लम क्या है, अधिकारी एक बार ना करता भी है तो पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी उसको मजबूर कर देते करने के लिए। तो इसके लिए दोनों का एक ही लाइन पर सोचना जरूरी है। हाँ। कि ठीक है, सिफारिश तो आएंगी, सिफारिशें आएंगी। आम आदमी तो अपने तक सेल्फ सेंटर्ड होता है, वो तो अपने इंटरेस्ट तक सोचेगा, वो अपना फायदा देखेगा, उसमें उसका भी नुकसान है, ये समझना पड़ेगा ना। अल्टीमेटली लार्जर नुकसान स्टेट का है। यस। एक और बात जो मैं आपसे जानना चाहता हूं, तो आपने कहा आपकी 5-7 साल, आपने एक वर्ड इस्तेमाल किया, और राजनीति बची है। दैट मीन्स कि अभी आप 1-2 टेन्योर इलेक्शन और फाइट करें। मैं ऐसे एज ग्रुप ऐसा है कि अभी चल सकते हैं 10 साल तक, एज ग्रुप ऐसा है। और पार्टी में 75 करते हैं लोग, तो अभी तो मैं 10 साल से पीछे हूँ। तो अभी 75 के टारगेट में आप नहीं पहुंचे। और फिजिकली भगवान दया से मैं ठीक ही। जैसे देहरादून को आप स्मार्ट सिटी के नजरिए से देखते हैं, तो आप कैसे पाते हैं उसको? मतलब आपके मन में क्या आता है पहली बात जो आती है? देखिए, देहरादून की एक बड़ी प्रॉब्लम है। देहरादून की प्रॉब्लम ये हो गई कि देहरादून ओवर क्राउडेड है इस समय, क्योंकि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन देहरादून है इस समय। और जब से स्टेट बना है तब से लोग ज़्यादा यहाँ पर आए हैं, पहाड़ से पलायन करके लोग ज़्यादा यहाँ पर आए हैं। तो देहरादून की कैरिंग कैपेसिटी भी घट रही है, मात्र पहाड़ों की नहीं है। वहाँ दूसरी तरह की आज जो ट्रैफिक क्या से क्यों है, इसीलिए बहुत ज़्यादा वो हो गया। जो छोटे छोटे घर बन रहे हैं, जो अनियोजित जो कंस्ट्रक्शन तो हो रहा है, प्लान एक्सपेंशन करना था ना। यस, तो मेरे माइंड में थी चीज़ें। मेरे माइंड में क्या है कि देहरादून का एक्सपेंशन तो हमने किया है, 2 बार मैंने ही किया आज तक। पहली बार भी नगर पालिका से नगर निगम बनाने वाला आदमी मैं हूँ 98 में, और दूसरी बार एक्सपेंशन करने वाला 17-18 में मैं ही हूँ, किसी और ने तो किया नहीं। तो मैंने तो शहर को बढ़ाया है ताकि जो शहरी नियम है वो सब जगह लागू हो जाए, तो शहर थोड़ा व्यवस्थित हो जाए। तो मैंने तो अपना काम किया है। लेकिन मैंने एक प्लान दिया था बहुत पहले 2008 में, उस पर ज़्यादा काम हो नहीं पाया। मैंने ये कहा था कि देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, विकास नगर, इवन मसूरी, ये मिला के एक टाउनशिप आप डिक्लेयर कीजिए। जैसे एनसीआर की तर्ज पे स्टेट कैपिटल रीजन आप इसको बनाइए, और एक सिंगल अथॉरिटी खड़ी कर दीजिए। एमडीडी, एचआरडी ये सब हटा के एक अथॉरिटी खड़ी कर दीजिए, और फिर इसकी प्लानिंग कीजिए। क्योंकि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास स्कैरसिटी ऑफ लैंड है, हमारे पास एक्सपेंशन के लिए ज़मीन नहीं है, सरकारी कामों के लिए ज़मीन नहीं है, रोड्स हमारी लिमिटेड है, रोड्स को एक्सपेंशन का हमारे पास गुंजाइश नहीं है। और इसको एक मेट्रो सिटी की तर्ज पर आप डेवलप कीजिए। तो वहीं से वो मेट्रो का कंसेप्ट आया था, जो आज मेट्रो की बात चलती है ना, वो मेरे कंसेप्ट पे आया था, वो मेरे ब्रेन चाइल्ड है। तो उस पर फिर एक मेट्रो का कंसेप्ट लाके मेट्रो सिटी के तौर पे इसको आप व्यवस्थित कीजिए पूरे सिटी को, क्योंकि आपके पास ज़मीन भी मिल जाएगी। और मैंने ये भी लोगों को बताने की कोशिश की थी कि अपने आप में एक बड़ी नायाब किस्म की मेट्रो सिटी होगी। कारण है उसका, इसमें राजाजी नेशनल पार्क है जहाँ आप जंगल सफारी कर सकते हैं। इसमें मसूरी जैसा हिल स्टेशन है जो आपके पास होता है। आपका हरिद्वार, ऋषिकेश जैसे पिलग्रिम आपके पास हैं, ऐसे स्थान हैं जहाँ आप धार्मिक दृष्टि से जा सकते हैं। आप पास देहरादून जैसे इंटेलेक्ट सिटी है जहाँ पर तमाम इंटीग्रेटेड कॉरिडोर बना के पूरे शहर को पूरे को एक साथ प्लानिंग में ले लें। वो लार्जर विजन के साथ था, एक छतरी के नीचे सारा आ जाए। और वो ये मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप भी हो जाता। ये मैंने 2000 में खंडूर जी को भी कंसेप्ट दिया था। अच्छा, 2000 बाद फिर मैं मेयर बना, तो फिर मैं उस काम में लगा। तो उस काम में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको काउंटर मैग्नेट सिटी घोषित किया मेट्रो के लिए, दिल्ली की काउंटर मैग्नेट सिटी। क्योंकि दिल्ली पर प्रेशर कम हो तो आसपास के कुछ शहरों को बेहतर बनाया जाए। उसी में वो मेट्रो निकल कर आया था कि इसको, इसमें मेट्रो चले, ये हो। तो ये है, मेरे कंसेप्ट है, मैंने कोशिश की है। लेकिन जितना मुझे सुनने वाला कोई नहीं है। नहीं, सुनने वाली बात नहीं। जितना मुझे मौका मिला मैं उतना कर पाया। अब ऐसा तो वो सब कुछ मैं जो सोचूं सब कुछ हो जाए, ये तो कुछ जरूरी नहीं है। चमोली जी, आपने 3 बातें बड़ी अच्छी की कि कब आपको पॉलिटिशियन होना चाहिए, कब आपको सोशल होना चाहिए, कब आपको एडमिनिस्ट्रेटिव होना चाहिए। आपने कहा कि मैं उस नज़रिए से देखता हूँ। लेकिन आपको गुस्सा क्यों आता है? आप कभी कभी परशुराम बन जाते हैं।
तो परशुराम बनने के पीछे की वजह क्या होती है? आप अगर सब पॉलिटिशियनों को देखेंगे तो सबसे कम गुस्सा करने वाला विनोद चमोली है। बट आपका गुस्सा ज्यादा खतरनाक होता है ना, ज्यादा अट्रैक्शन में आता है। मैं इसलिए खतरनाक लगता हूँ, मैं बड़े लोगों पे गुस्सा कर जाता हूँ। अपने से बड़ों पे गुस्सा करने वाला मादा बहुत कम लोगों में होता है। जब मैं कुछ चीज़ें डिरेल होते हुए देखता हूँ, कुछ प्रिंसिपल से बाहर निकलते हुए देखता हूँ, कुछ स्टेट के डिसफेवर में देखता हूँ, तो फिर मैं बोलता हूँ, और मैं अपनी परवाह न करते हुए बोलता हूँ। आदमी बहुत स्मार्ट होता है, वो गुस्सा वहाँ करता है जहाँ उसका नुकसान ना हो। मैं गुस्सा वहाँ भी कर जाता हूँ जहाँ नुकसान होना है, और करता हूँ बड़े इशूज़ पर, बड़े मामलों, बड़े लोगों के सामने, नीचे नहीं। जो मेरी मदद का पात्र है, जो मेरे लिए सहयोग का पात्र है, उस पर गुस्सा करके क्या करूँगा मैं? गरीब को तो कोई भी 2 थप्पड़ मार देगा। अमीर से लड़के देखो ना, अपने से बड़े टकरा के देखो ना, तो पता चलेगा लड़ाई क्या होती है। उसके लिए नुकसान उठाने का मानसिकता चाहिए, दम जो आप तैयार हैं। जी हाँ, तैयार है, नहीं हो ही रखा है, सब चल ही रहा है। अच्छा चमोली जी, इस पॉडकास्ट के बाद अगर पार्टी लीडरशिप ने आपको बुला लिया, रेप्रिमांड किया और बोला कि आप ये क्या क्या बोलते रहते हैं पार्टी लाइन से हटके, तब आप क्या जवाब देंगे? मैं कहूंगा मैं जैसा भी हूँ तुम्हारा हूँ, ऐसा ही हूँ। तुम तय करो तुम्हें क्या करना है, मेरे पास क्या बोलने के लिए। मैं इस उम्र में आकर अपना कैरेक्टर थोड़ा बदल सकता हूँ। यू कैन चेंज योर बेस कैरेक्टर। जैसे मैं ब्रॉट एंड बिल्टअप है जो मेरा, वो मेरा कैरेक्टर है, मैं उसके साथ जीना चाहता हूँ। पॉलिटिक्स के अलावा भी आपको कुछ अच्छा लगता है? पॉलिटिक्स के अलावा क्या नहीं लगता अच्छा? इसके अलावा तो जीवन बड़ा आनंददायक है। नहीं, फिर भी आपका मैंने मैं 10 साल राजनीति करूं, भाई जिस चीज के लिए आपने 40 साल दे दिए हों, वो मोह छूटता नहीं है। तो बाकी का आपका अनुभव ही वही है ना, मोह की बात नहीं है। मैं जब मेयर दूसरी बार लड़ा, तो उससे पहले मेरा मन हुआ कि अब मैं नहीं लड़ता, हो गया बहुत। मेरा मन ऐसे उछट गया एक बार, मनुष्य हूँ मैं भी। आप भी तो उचटते जल्दी है ना। मेरा मन कई बार खराब हो जाता है, क्योंकि मैं थोड़ा दिल से भी सोचता हूँ, इसलिए थोड़ा दिक्कत होती है। तो मैंने पार्टी में सब जगह कहा, मैंने कहा भाई आप कोई और कैंडिडेट ढूंढ लीजिए, मेरा मन नहीं। बहुत सीनियर लोगों से बात की मैंने, उन्होंने खैर मुझे सलाह दी कि ऐसा नहीं है, जो कांग्रेस गवर्नमेंट है और उसमें हमको मेयर लड़ाना है, तो एडवर्स कंडीशन में आप ही निकाल पाएंगे, इसलिए आपको मन बना के रखे, आपको लड़ना है। बाद में मैं धर्मपत्नी के साथ बैठा हुआ था, तो घर पर ऐसी चर्चा हो रही थी, तो वो कहने लगे भाई ये क्या तुमने कर रखा है कि तुम इसको बोल लो मैं नहीं लड़ूंगा, उसको बोल लो मैं नहीं लड़ूंगा, उसको बोल। मैं कहा यार मेरा मन नहीं है, मैं क्यों कई बार लड़ते लड़ते भी आदमी कई बार ऐसा हो जाता है ना यार, कब तक लड़ते रहें, कहाँ कहाँ लड़ते रहें, कई मन में आ जाता है। मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, मैं एज ए मेयर भी मैंने बहुत लड़ाई लड़ी है इस देहरादून के अंदर। तो मेरे धर्मपत्नी ने बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा देख नौकरी तो अब कर नहीं सकता, व्यापार तेरे बस का नहीं, अब एक ही काम है जो तू थोड़ा बहुत ठीक ठाक कर लेता, अगर ये भी नहीं करेगा तो क्या करेगा बता। तो ये चीज़ मेरे को फिर, तो ये तो नहीं कहा घर मत आना करके अगर ये भी छोड़ दिया तो? उन्होंने वो सही हिसाब से समझाया, बेस्ट एडवाइस दी। बेस्ट उन्होंने कहा भाई ये काम थोड़ा तुम कर लेते हो, राजनीति में तुम चल रहे हो, तुम मेयर भी रह गए, चेयरमैन भी बन गए, सभासद भी रह गए, तो इट मीन्स इट सूट्स यू, तुम ठीक चल रहे हो इसमें। ठीक बात है। रिजल्ट आ रहा है इसका मतलब तुम ठीक चल रहे हो, रिजल्ट से ही काउंट होगा कि आप ठीक है गलत है। तो फिर मैं कन्विंस हुआ कि मैं बात सही है कि जिस फील्ड में मैं चल रहा हूँ, अब मैं अगर कोई चीज़ नया करूँगा तो फिर वो बात नहीं आएगी। अब मेरा माइंड सेट हो नहीं रहा, तो अब मैं क्योंकि 40 साल से राजनीति कर रहा हूँ, क्या करूँगा और बताओ ना। मैं आप जैसा चैनल तो चला नहीं सकता, मुझे पता नहीं इस बारे में कुछ नहीं। आप अच्छा बोलते हैं तो आप आके यहाँ पे पॉडकास्ट कर सकते हैं, आप गेस्ट बुलाइए, मैं आपको कहता हूँ करिए। मैंने कहा आप हमसे पूछते रहे, हम जवाब देने में ठीक है। तो हम जवाब किसी भी लेवल पे दे सकते हैं। लेकिन बहुत अच्छा लगा चमोली जी, आप आए और आपने अपना समय दिया, और आप अपनी बेबाकी से इतनी सारी बात और बहुत अनुभव आपने अपने बताए, बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है पॉडकास्ट हमारे जनता जनार्दन को भी बहुत पसंद आएगा, क्योंकि बाहर से हम व्यक्ति को इतना नहीं जान पाते, जब हम उससे डीपली बात करते हैं, उसके विचारों को समझते हैं, तो हमें पता लगता है सामने वाले व्यक्ति के अंदर किस तरह के विचार है। बहुत आभार आपका, धन्यवाद। पॉडकास्ट में हमारे साथ थे विनोद चमोली, जो मेयर रह चुके हैं, विधायक हैं। उनका अपना एक सोचना है, लेकिन पेपर लीक को लेकर उन्होंने उसके पॉलिटिकल एंगल पे चर्चा की। उन्होंने सबसे अच्छी बात कही कि अगर स्टेट के ऊपर किसी भी मुद्दे पे सीबीआई की जांच होती है, ये स्टेट की साख के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि रिफॉर्म्स किस तरह से किए जाए ताकि हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो, इस पे हमें सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। मैं आपसे अमूमन निवेदन करता हूं, अगर आप चाहते हैं मैं किसी महानुभाव को इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपसे रूबरू कराऊं, तो आप हमें उनका नाम भेज सकते हैं। आपका बहुत धन्यवाद हमारे इस पॉडकास्ट को देखने के लिए।